वेलकम टू आरडी नॉवल। कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। हम यहाँ पेश करते हैं दिल को छू जाने वाली कहानियां, जहां हर एपिसोड आपको एक नई दुनिया में ले जाता है। चाहे वो हो बिलियनर की कहानी, या एआई से भरा एक्शन, या इमोशनल लव स्टोरी, आरडी नॉवल पर आपको सब मिलेगा। वो भी 100% एनिमेटेड और एआई टेक्नोलॉजी के साथ। सुने, महसूस करें और कहानी का हिस्सा बने। सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए एक अनोखी दुनिया से। ये वीडियो 18+ दर्शकों के लिए है। अगर आप 18 साल से कम हैं, तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। अगर फिर भी आप इसे देखते हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन और सामाजिक सोच के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य किसी को हर्ट, भड़कना या गलत प्रभाव डालना नहीं है। एपिसोड 1। स्कूल के गेट पर एक रेंज रोवर रुकी और ड्राइवर ने सम्मान के साथ दरवाजा खोला। तभी कार से एक युवक बाहर निकला। युवक की उम्र करीब 18 साल लग रही थी। वह लंबा और दिखने में बेहद आकर्षक था। स्कूल आने वाली कई लड़कियों ने उसे देखा और लगभग सभी की खुशी का ठिकाना न रहा। वे उसके करीब जाने से खुद को रोक नहीं पा रही थीं। हालांकि युवक के चेहरे पर उदासी थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी से बात करने के मूड में नहीं है। उस युवक का नाम आर्यन राठौड़ था। वह भी बहुत खराब मूड में था। आखिरकार अगर किसी के साथ भी ऐसा होता तो कोई भी अच्छे मूड में नहीं होता। वह एक ट्रांसमिग्रेटर था, यानी दूसरी दुनिया से इस शरीर में आया था। यहाँ आने से पहले वह एक अनाथ था जो बड़े शहर में संघर्ष कर रहा था। वह लगभग 30 साल का हो चुका था, लेकिन फिर भी एक मामूली इंसान था और उसके पास कोई लड़की तक नहीं थी। वह पूरी तरह से एक असफल व्यक्ति था। उसके जीवन के लगभग सभी बुरे अनुभव उसके साथ घट चुके थे। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद वह एक अमीर खानदान की दूसरी पीढ़ी का वारिस था। उसका पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। वह दिखने में सुंदर था और पढ़ाई में भी अव्वल था। हर दिन स्कूल आने जाने के लिए गाड़ी उसे लेने आती थी। उसके पास जेब खर्च के लिए बेशुमार पैसा था। असल में अगर किसी और के साथ ऐसा होता तो वह सपनों में भी हंसते हुए जागता। सच तो यह है कि यहाँ आने के कुछ दिनों बाद उसे काफी अच्छा लगा और वह सपनों में मुस्कुराया भी था। आखिरकार उसके पिछले जन्म का जीवन बहुत भयानक था और यहाँ उसे इतनी शानदार जीवन स्थितियां मिली थीं। कोई भी अच्छा महसूस करता। हालांकि जल्द ही उसे पता चला कि चीजें उतनी सरल नहीं थी जितनी दिख रही थी। क्लास में सबसे आखिरी नंबर पर आने वाले छात्र के प्रदर्शन में हाल ही में जबरदस्त सुधार हुआ था और वह कभी कभी स्कूल क्रश यानी क्लास की स्टडी कमेटी मेंबर के साथ बातचीत करता हुआ दिखता था। सबकी नजर में आर्यन राठौड़ और स्कूल क्रश एक दूसरे के लिए ही बने थे। हालांकि स्कूल क्रश ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया था। जब वह आखिरी नंबर वाला छात्र और स्कूल क्रश करीब आने लगे तो आर्यन के चेले चपाटे उनकी चापलूसी करने से खुद को नहीं रोक पाए। हकीकत तो यह है कि कल उसने उस छात्र को एक कोने में बुलाया था और उसे एक गहरा सबक सिखाना चाहता था। 3 लोग एक के खिलाफ थे, चाहे आप इसे कैसे भी देखें, यह उस छात्र की करारी हार होनी चाहिए थी। लेकिन नतीजा ये हुआ कि आर्यन के तीनों चेलों की बुरी तरह पिटाई हो गई। आर्यन ने अपने पिछले जन्म में बहुत सारे वेब उपन्यास पढ़े थे। उसे लगा कि यह कहानी जानी पहचानी है। क्या ये किसी शहरी उपन्यास की कहानी नहीं थी जहां आखिरी नंबर वाला छात्र स्कूल क्रश के साथ फ्लर्ट करता है? जहां तक उसके अपने बैकग्राउंड और हालात का सवाल था, वह पूरी तरह से एक विलेन यानी एक अमीर बिगड़ैल शहजादा था। जब यह विचार मन में आया तो आर्यन अपनी हंसी नहीं रोक सका। उसे लगा कि शायद वह जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। लेकिन तभी ट्रांसमिग्रेटर्स के साथ आने वाला एक स्टैंडर्ड सिस्टम उसके सामने प्रकट हुआ। उस सिस्टम का नाम था सुपर विलेन सिस्टम। सिस्टम के माध्यम से उसे पता चला कि उसने एक उपन्यास द्वारा रचित समानांतर दुनिया में जन्म लिया है। उसकी पहचान के बारे में अब कोई संदेह नहीं था। वह एक पक्का विलेन और अमीर खानदान का वारिस था, जिसका इस्तेमाल मुख्य पात्र प्रोटैगनिस्ट अपना रौब झाड़ने के लिए करता है। मुख्य कहानी में वह लगातार मुख्य पात्र के खिलाफ लड़ता है, लेकिन कदम दर कदम असफल होता जाता है। जब वह 100 अध्याय भी पूरे नहीं कर पाता, तभी मुख्य पात्र उसके परिवार को बर्बाद कर देता है। उसकी पारिवारिक संपत्ति मुख्य पात्र हड़प लेता है और जिस स्कूल क्रश को वह पसंद करता था, वह भी मुख्य पात्र की हो जाती है। धिक्कार है, दुनिया में इतनी चीजें थी, मुझे एक विलेन ही क्यों बनना था? मैं 100 चैप्टर भी जिंदा नहीं रह सकता। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आर्यन ने मन ही मन शिकायत की। हालांकि यह अब एक स्थापित तथ्य था और वह जानता था कि इसे बदलने की शक्ति उसके पास नहीं है। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि उसने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली थी। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से यह साफ था कि उपन्यास की कहानी अभी शुरू ही हुई थी। मुख्य पात्र ने अभी बढ़ना शुरू ही किया था, इसलिए वह उसका सीधा सामना नहीं कर सकता था। उसके पास मुख्य पात्र की तुलना में कहीं अधिक संसाधन थे। जब तक वह इनका सही उपयोग करता और तैयार रहता, तब तक उसके जैसे विलेन के लिए पलटवार करना असंभव नहीं था। बॉस, जब वह सोच रहा था, तभी पीछे से टोपी पहने एक लड़का चलकर आया। टोपी के नीचे उसके चेहरे पर कुछ चोट के निशान देखे जा सकते थे। साफ था कि उसकी पिटाई हुई थी। यह आर्यन राठौड़ के 3 चेलों में से एक था, पप्पू। बाकी 2, एक का नाम टिंकू था और दूसरे का नाम शेरा। जरा सुनो, ये कैसे नाम थे? पप्पू, टिंकू और शेरा। ये तीनों विलेन के चेलों के सटीक उदाहरण थे। जाहिर है, ये लेखक द्वारा जानबूझकर खराब पसंद के साथ डिजाइन किया गया था। पप्पू के चेहरे के हाव भाव अजीब थे। वह आर्यन की नजरों से नजरें मिलाने से डर रहा था। वाकई ये शर्मनाक था। वे 3 मिलकर भी एक को नहीं हरा सके। कुछ देर तक घूरे जाने के बाद पप्पू आखिरकार और सहन नहीं कर पाया और अपनी गलती मान ली। बॉस, अगर आप हमें मारना या डांटना चाहते हैं तो यह आप पर निर्भर है। हमने आपको शर्मिंदा किया है। सिर्फ तुम ही क्यों हो? बाकी 2 कहाँ हैं? आर्यन ने उसे दोष नहीं दिया, बल्कि सिर्फ पूछा, क्योंकि वह जानता था कि उसे दोष देने का कोई फायदा नहीं है। मुख्य पात्र के पास प्रोटैगनिस्ट हेलो, किस्मत का सुरक्षा कवच था। वह उन तीनों से इतनी आसानी से कैसे बच सकता था? जब पप्पू ने देखा कि आर्यन ने उसे डांटा नहीं, तो उसने राहत की सांस ली। वह थोड़ा करीब आया और हंसने लगा। बॉस, मैं थोड़ा तेज भागा, इसलिए मुझे ज्यादा मार नहीं पड़ी। वे थोड़े कमजोर थे। वे थोड़ा धीरे भागे और उनकी बुरी तरह पिटाई हो गई। उनके आधे चेहरे सूजकर बिगड़ गए हैं। उसे ठीक होने में शायद कुछ दिन लगेंगे। आर्यन ने सामने वाले के हाव भाव देखे और निशब्द रह गया। लेखक ने उसे किस तरह का बुद्धिहीन चेला दिया था? वह थोड़ा तेज भागा और कम पिटा, लेकिन फिर भी वह दिखावा करना चाहता था। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं? अगर तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहे तो मैं तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मार दूंगा। आर्यन इस बुद्धिहीन चेलों की मुस्कुराहट बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे फटकार लगाए। बॉस, मत मारिए, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं हंसूंगा। पप्पू ने जल्दी से अपनी गलती मानी और कहा, बॉस, आप चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से उससे बदला लूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि उस लड़के के 3 सिर और 6 हाथ हैं। आज मैं अपने 10 और लड़कों को बुलाऊंगा। रहने दो, ये बेकार है। आर्यन ने अपना सिर हिलाया। अब जब वे मुख्य पात्र को पहले ही सतर्क कर चुके थे, तो वह सावधान हो गया था। उस प्रोटैगनिस्ट हेलो के साथ अगर वे और लोगों को बुलाते रहे, तो वे बस मुख्य पात्र के लिए एक पंचिंग बैग का काम करेंगे। अगर एक कदम पीछे हटकर देखें, तो भले ही मुख्य पात्र उन्हें हरा ना पाए, वह निश्चित रूप से आसानी से बच निकलने में कामयाब हो जाएगा। ये पूरी तरह से बेकार था। बेकार? तो बॉस, मैं 20 बुलाऊं? तुम इतना क्यों बोल रहे हो? ये बेकार है। ये कैसे संभव है? फिर मैं 30 बुलाऊंगा। तुम अपनी माँ को ही क्यों नहीं बुला लेते? आर्यन खुद को कोसने से नहीं रोक सका। अपनी माँ को बुलाऊं? बॉस, ये नहीं चलेगा। मेरी माँ का शरीर कमजोर है, वह कैसे लड़ सकती हैं?
पप्पू ने कड़वे चेहरे के साथ कहा। आर्यन ने अपनी कनपटी मली। ये किस तरह का बुद्धिहीन चेला था। उसने उसे पीटने की इच्छा को रोका और खुद को शांत किया। ऐसा काम दोबारा मत करना। आह बॉस, वह लड़का भाभी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। वह खुद को समझता क्या है। हम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। पप्पू ने कहा। मैं तुमसे पूछता हूँ, मैं ज्यादा हैंडसम हूँ या वह लड़का? आर्यन ने अपने चेलों से पूछा। बेशक बॉस, आप हैंडसम हैं। वह लड़का तो कुछ भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उसके फीचर्स ठीक ठाक हैं। पप्पू ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उसका इरादा चापलूसी करना नहीं था, क्योंकि यही सच था। फिर मेरा परिवार बेहतर है या उस लड़के का परिवार? आर्यन ने पूछना जारी रखा। बॉस, आपके परिवार के पास अरबों की संपत्ति है। उस लड़के का परिवार साधारण है, कोई तुलना ही नहीं है। फिर मेरे ग्रेड बेहतर हैं या उस लड़के के ग्रेड? बॉस, आपके ग्रेड स्कूल के टॉप 10 में हैं। आप निश्चित रूप से एक टॉपर छात्र हैं। वह लड़का सबसे नीचे है। वह एक बेकार छात्र है। यही बात है ना। मेरी स्थिति इतनी अच्छी है, मैं क्लास के सबसे फिसड्डी और गरीब लड़के से कैसे हार सकता हूँ? मुझे तुम्हारे दखल की क्या जरूरत है? बॉस, मैं समझ गया। हमने कुछ अनावश्यक किया। आपके आदेश के बिना हम कुछ नहीं करेंगे। वह लड़का आपकी बराबरी के लायक नहीं है। पप्पू को आखिरकार समझ आ गया। आर्यन ने सिर हिलाया और अपने बुद्धिहीन चेलों की ओर इस तरह देखा जैसे कह रहा हो, मूर्खों को भी सिखाया जा सकता है। अचानक उसके दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया। डिंग। चेले के व्यवहार को निर्देशित किया और कहानी की दिशा को थोड़ा बदल दिया। 100 विलेन पॉइंट्स प्राप्त हुए। इस अचानक हलचल ने आर्यन को हैरान कर दिया। सुपर विलेन सिस्टम मिलने के बाद पहली बार उसे ऐसी जानकारी मिली थी। इसके अलावा उसके दिमाग में एक पैनल भी था। उसने पैनल खोला। होस्ट आर्यन राठौड़, कॉम्बैट स्ट्रेंथ 89, चार्म 198। उपरोक्त दोनों आंकड़ों के लिए औसत वयस्क पुरुष 100 है। विलेन ऑरा 99, विलेन पॉइंट्स 100, कौशल कोई नहीं। ये पैनल स्पष्ट रूप से आर्यन के विभिन्न आंकड़े दिखा रहा था। आर्यन एक अमीर परिवार से था। उसे स्कूल लाने ले जाने के लिए ड्राइवर था। उसने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, इसलिए उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ औसत से कम होना सामान्य था। जहां तक उसके चार्म यानी आकर्षण का सवाल था, वह औसत से करीब 2 गुना था। इसमें कोई शक नहीं था। वह सुंदर था, पढ़ाई में अच्छा था और उसका पारिवारिक बैकग्राउंड भी मजबूत था। उसे स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का माना जाता था। अनगिनत लड़कियों का उस पर क्रश था। सिस्टम, विलेन ऑरा का क्या मतलब है? क्या 99 ज्यादा है या कम? आर्यन ने सिस्टम से मन ही मन बात की। होस्ट को जवाब देते हुए, विलेन ऑरा आपके लिए अद्वितीय है। ये प्रोटैगोनिस्ट ऑरा की तरह है। प्रोटैगोनिस्ट ऑरा कम से कम 300 होता है। होस्ट के 99 पॉइंट्स कम हैं। आप जल्दी मर सकते हैं। धिक्कार है। आर्यन ने मन ही मन कोसा। उसने पूछा, क्या विलेन ऑरा पॉइंट्स बढ़ाने का कोई तरीका है? मुख्य पात्र को दबाना, मुख्य पात्र के अवसर छीनना, मुख्य पात्र की प्रेमिका के तन और मन पर अधिकार करना और कई अन्य तरीके विलेन ऑरा पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं। मुख्य पात्र की प्रेमिका पर अधिकार, मुझे ये पसंद आया। आर्यन खुश था। उसने पूछा, अगर मेरे विलेन ऑरा पॉइंट्स मुख्य पात्र के ऑरा पॉइंट्स के बराबर या उससे ज्यादा हो जाएं, तो क्या इसका मतलब है कि मैं नहीं लूंगा? होस्ट, आपकी समझ पूरी तरह सही नहीं है। जब आपके पास मुख्य पात्र के बराबर पॉइंट्स होंगे, तो आप सबसे बड़े विलेन बॉस होंगे। आप अंत तक टिक पाएंगे और फिर मरेंगे। केवल तभी जब होस्ट के पास मुख्य पात्र से अधिक पॉइंट्स होंगे, आप नहीं मरेंगे। हालांकि ये केवल उस स्थिति की बात है। दूसरे शब्दों में, मेरा अंत फिर भी दुखद होगा। बस इतना है कि मैं मरूंगा नहीं। आर्यन थोड़ा चिंतित था। उसने मन बनाया और पूछा, तो क्या मैं मुख्य पात्र को मार सकता हूं? बधाई हो होस्ट, आपको आखिरकार एहसास हो गया है कि आप एक विलेन हैं। आपके पास जितने अधिक पॉइंट्स होंगे, आपके मुख्य पात्र को मारने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। लगता है मेरी किस्मत में मुख्य पात्र के साथ टकराव लिखा है। आर्यन को पूरी तरह समझ आ गया था। फिर विलेन होने का क्या फायदा है? विलेन पॉइंट्स का उपयोग इनाम निकालने और सुपर विलेन स्टोर से सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है, ताकि होस्ट को मुख्य पात्र के खिलाफ लड़ने में मदद मिल सके। साथ ही आप मुख्य पात्र, मुख्य महिला पात्र और महत्वपूर्ण सहायक पात्रों के गुण और डेटा भी देख सकते हैं। शॉपिंग सेंटर कहाँ है? इसे मेरे लिए खोलो। आर्यन ने आग्रह किया। सुपर विलेन स्टोर वर्तमान में बंद है। जब होस्ट के विलेन पॉइंट्स 500 तक पहुंच जाएंगे, तो ये स्वचालित रूप से खुल जाएगा। तो मुझे विलेन पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? मूल कहानी की दिशा बदलना, मुख्य पात्र की सफलता को रोकना आदि। होस्ट के लिए फायदेमंद कुछ भी विलेन पॉइंट्स अर्जित करने में सक्षम होगा। सिस्टम द्वारा इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद आर्यन को एक मोटा अंदाजा हो गया कि क्या चल रहा है। साथ ही उसने मुख्य पात्र से निपटने की योजना सोचना शुरू कर दिया। उन 2 लड़कों को स्कूल आने के लिए कहो। आर्यन ने पप्पू को आदेश दिया। पप्पू का चेहरा हैरानी से भर गया। तुम क्यों कर रहे हो? बस वैसा ही करो जैसा मैंने कहा, कुछ मत पूछो। आर्यन ने बीच में ही उसे टोक दिया, जो ढेर सारी बेकार बातें पूछने वाला था। जी। पप्पू ने अपना फोन निकाला और तुरंत वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। फोन रखने के बाद पप्पू ने बताया कि टिंकू और शेरा पहले से ही स्कूल के रास्ते में हैं। आर्यन ने सिर हिलाया। वे दोनों स्कूल के रास्ते से होते हुए क्लास की ओर चल दिए। अरे, क्या ये भाभी नहीं है? गुड मॉर्निंग। पप्पू पास में ही कुछ दूर चिल्लाया। आर्यन ने उसी दिशा में देखा जहां वह देख रहा था और उसे एक लड़की दिखी। वह लंबी और चरहरी थी। उसके सिर पर चमकदार काले बाल थे। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी और उसके छोटे से अंडाकार चेहरे पर उसके नाजुक नैन नक्श लगभग सुनहरे अनुपात में थे। भले ही उसने सामान्य स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, फिर भी वह उसकी युवा और सुंदर आभा को छिपा नहीं पा रही थी। ऐसी लड़की अगर भीड़ में भी खड़ी हो तो उसे एक नजर में पहचाना जा सकता था। उसका नाम ईशानी था। वह आर्यन राठौड़ की क्लास में स्टडी कमेटी मेंबर थी और सभी छात्रों द्वारा उसे स्कूल क्रश माना जाता था। बेशक वह मुख्य महिला पात्र भी थी, या अधिक सटीक रूप से मुख्य महिला पात्रों में से एक थी, क्योंकि शहरी उपन्यासों की प्रकृति के अनुसार मुख्य पात्र के पास केवल एक ही स्कूल क्रश महिला पात्र के रूप में कैसे हो सकती है? ईशानी पढ़ाई में अच्छी थी और सुंदर भी थी। वह और आर्यन व्यावहारिक रूप से एक दूसरे के लिए एकदम सही जोड़ी थे। पूरे स्कूल में आर्यन जैसा शानदार लड़का कोई नहीं था। अगर यह असल जिंदगी होती तो ईशानी इसे पसंद क्यों नहीं करती? लेकिन इस उपन्यास को बनाने वाले मूर्ख लेखक ने कहानी को इस तरह मजबूर किया कि ईशानी के मन में आर्यन के लिए कोई भावना न हो और वह उसे कुछ हद तक नफरत भी करे। लेकिन आर्यन ईशानी के प्रति अतुलनीय रूप से समर्पित था, बिल्कुल एक पीछे घूमने वाले मजनू की तरह। ऐसा क्यों था? क्योंकि आर्यन की स्थिति इतनी अच्छी थी कि वह आसानी से कई खूबसूरत लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर सकता था। लेकिन आर्यन केवल ईशानी के प्यार में था और अन्य लड़कियों का तिरस्कार करता था। जैसे जैसे उपन्यास बाद के चरणों में बढ़ता है, ईशानी पूरी तरह से मुख्य पात्र अर्जुन के प्यार में पड़ जाती है और उसके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाती है। तो अर्जुन के उकसाने पर ईशानी ने आर्यन के प्यार का इस्तेमाल अर्जुन को आर्यन को मारने में मदद करने के लिए किया। और जब आर्यन मौत के कगार पर था, क्योंकि वह ईशानी से बहुत प्यार करता था, उसने वास्तव में उसे दोष नहीं दिया। मूल कहानी में आर्यन राठौड़ वाकई दयनीय था। उस मूर्ख लेखक की ऐसी तैसी, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ ऐसा दुखद अंत हो। आर्यन ने मन ही मन कोसा और फिर अपने विचारों को व्यवस्थित करना शुरू किया। यह अभी भी उपन्यास का शुरुआती चरण था और ईशानी अर्जुन को केवल एक साधारण सहपाठी मानती थी, और उसके मन में आर्यन के प्रति केवल थोड़ी सी रुचि और विरोध था। निश्चित रूप से जब ईशानी ने पप्पू की भूत जैसी आवाज सुनी जो उसे भाभी कह रहा था, तो वह गुस्से में भी थी और शर्मिंदा भी। उसका बर्फ जैसा सफेद चेहरा थोड़ा लाल हो गया। पास से गुजर रहे कुछ छात्रों ने भी शोर सुना और उत्सुकता से देखने लगे। कुछ छात्र अभी भी छोटे समूहों में फुसफुसा रहे थे, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। ईशानी जानती थी कि आर्यन के चेले अक्सर क्लास में उसे भाभी कहते थे। इससे वह बहुत परेशान रहती थी, और अब वे अभी भी कैंपस में उसके सामने चिल्ला रहे थे और उसे उस नाम से बुला रहे थे। क्लास के लोग जानते थे कि उसका और आर्यन का वैसा कोई रिश्ता नहीं था। सब जानते थे कि भाभी संबोधन एक मजाक था, लेकिन दूसरी क्लास के लोग स्थिति नहीं जानते थे। वह नहीं जानती थी कि दूसरे लोग उसकी पीठ पीछे क्या कहेंगे। पप्पू, तुम बकवास मत करो, मेरे और आर्यन के बीच ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भाभी मत बुलाओ। ईशानी का चेहरा लाल था और वह संबोधन को सही करना चाहती थी।
क्या ये सिर्फ समय की बात नहीं है? वैसे भी आप निश्चित रूप से मेरे बॉस की हैं, जल्दी करें और हमारे बॉस की बात मान लें। पप्पू हंसा, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं तुम्हारे बॉस की हूँ? बकवास मत करो, भविष्य में मुझे भाभी मत बुलाना। ईशानी ने अपने पैर पटके, भाभी भाभी भाभी। ईशानी ने उसे ऐसा बुलाने से मना किया, लेकिन पप्पू अड़ा रहा और वह जितना चिल्लाया उसकी आवाज उतनी ही तेज होती गई, जिससे और भी लोग आकर्षित होने लगे। ईशानी इतनी गुस्से में थी कि उसके कान लाल हो गए। चुप हो जाओ, आर्यन ने उसे रोक दिया। पप्पू ने तुरंत बोलना बंद कर दिया। फिर आर्यन ईशानी के करीब गया और उसके सामने 1 मीटर की दूरी पर रुक गया। वह क्या करने वाला था? क्या वह उसे सार्वजनिक रूप से गले लगाने वाला था, या इससे भी बदतर क्या वह उसे चूमने वाला था? ईशानी को एक बुरा एहसास हुआ और वह खुद को पीछे हटने से रोक नहीं पाई। वह भागना चाहती थी। हालांकि पप्पू ने उसका रास्ता रोक दिया था, लेकिन ईशानी ने पहले ही ठान लिया था कि वह मरते दम तक मुकाबला करेगी। एपिसोड 2, माफी मांगो। आर्यन ने बेरुखी से बस 2 शब्द कहे। सुना तुमने, माफी मांगो। हालांकि पप्पू को समझ नहीं आया कि उसका बॉस ईशानी से माफी क्यों मांगने को कह रहा है, लेकिन एक चेले के नाते उसने ईशानी पर जोर देते हुए दोहराया। मगर जैसे ही उसने ये कहा, आर्यन ने पप्पू के सिर पर एक थप्पड़ जड़ दिया। बॉस, मुझे क्यों मारा? वह सकपका गया। मैंने तुमसे ईशानी से माफी मांगने को कहा है और भविष्य में उसे भाभी मत बुलाना। आर्यन ने कहा, है ये है क्या है? जल्दी माफी मांगो। ओह, पप्पू ने ईमानदारी से ईशानी के सामने सिर झुकाया। आई एम सॉरी ईशानी, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से आपको ऐसा नहीं बुलाऊंगा। आर्यन ने हैरान खड़ी ईशानी की ओर देखा। ये भाभी वाला शब्द बस एक मजाक था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं भविष्य में उन्हें तुम्हें ऐसा नहीं बुलाने दूंगा। अगर किसी ने तुम्हें ऐसा बुलाया तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। रही बात उन अफवाहों की कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुम्हारा पीछा कर रहा हूं, तो मैं साफ कर दूं कि यह सब झूठ है। आखिरकार मैं 12वीं क्लास में हूँ, मेरी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। अभी मेरा डेटिंग का कोई इरादा नहीं है, तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। ठीक है, बस इतना ही। इसके बाद आर्यन बिना पीछे मुड़े वापस क्लास की ओर चल दिया और पीछे ईशानी को हैरान छोड़ गया। डिंग, मुख्य महिला पात्र ईशानी की होस्ट के प्रति धारणा बदल गई। अनुकूलता फेवरेबिलिटी 20 बढ़ गई। वर्तमान कुल अनुकूलता 10 सामान्य जान पहचान। डिंग, होस्ट ने मूल कहानी की दिशा बदल दी। 200 विलेन पॉइंट्स प्राप्त हुए। आर्यन जैसे ही क्लास के दरवाजे तक पहुंचा, उसने सिस्टम का नोटिफिकेशन सुना। वह इससे हैरान नहीं था। ईशानी के पहले उसे नफरत करने की बड़ी वजह वे अफवाहें थीं। इसके अलावा उसके चेले हमेशा उसे भाभी कहकर चिढ़ाते थे। सोचिए, वह एक ऐसी लड़की थी जिसका कभी कोई रिलेशनशिप नहीं रहा था, तो वह यकीनन संकोची स्वभाव की थी। वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी, इसलिए उसे परेशानी महसूस होना स्वाभाविक था। आर्यन ने अभी तक ईशानी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। जब आर्यन ने स्थिति स्पष्ट की और अपने चेलों को चेतावनी दी, तो ईशानी का उसे नफरत करना बंद हो गया। 10 अनुकूलता, सिस्टम ने उसे परिचित के रूप में आंका, जो सामान्य सहपाठियों के बीच की अनुकूलता होती है। ईशानी के साथ अपने रिश्ते के कारण आर्यन ने पॉइंट्स भी कमाए। आर्यन ने अपने वर्तमान आंकड़े देखे। होस्ट आर्यन राठौड़, कॉम्बैट स्ट्रेंथ 89, चार्म 198, विलेन ऑरा 99 पॉइंट्स, 300, कौशल कोई नहीं। चलो, मेरे पास 300 पॉइंट्स हैं, 200 पॉइंट्स और मिल जाए तो सिस्टम स्लो खुल जाएगा। पता नहीं वहाँ क्या है, लेकिन अगर कॉम्बैट स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली कोई चीज मिल जाए तो मजा आ जाएगा। आर्यन मन ही मन उम्मीद कर रहा था। मुख्य पात्र अर्जुन द्वारा अकेले 3 लोगों को पीटने के हिसाब से उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ निश्चित रूप से औसत 100 से ज्यादा होगी। जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी, अर्जुन की ताकत और बढ़ती जाएगी। आर्यन का औसत अभी 100 भी नहीं था। अगर आमने सामने की लड़ाई हुई तो वह टिक नहीं पाएगा। आर्यन अभी यही सोच रहा था कि तभी उसे महसूस हुआ कि क्लास में कोई उसे घूर रहा है। उस निगाह की गहराई में नफरत थी। ये निगाह किसी और की नहीं बल्कि क्लास के सबसे फिसडी छात्र अर्जुन की थी। ये नाम साधारण नहीं लग रहा था, इसमें मुख्य पात्र वाली चमक थी। क्यों? क्योंकि कहानियों के मुख्य पात्रों के सरनेम अक्सर मिश्रा, शर्मा या कपूर जैसे होते हैं, और यहाँ अर्जुन नाम ही काफी था। आर्यन अर्जुन की नफरत भरी निगाहों की वजह समझ सकता था। कल स्कूल के बाद पप्पू, टिंकू और शेरा ने अर्जुन का रास्ता रोका था। अर्जुन को लगा होगा कि यह सब आर्यन के इशारे पर हुआ है, लेकिन असल में उन तीनों ने अपनी मर्जी से ये किया था। हालांकि आर्यन इसे समझा नहीं सकता था और इसकी जरूरत भी नहीं थी। वह एक विलेन था, उसका जन्म भी मुख्य पात्र के खिलाफ होने के लिए हुआ था। सिस्टम, मेरे लिए अर्जुन के आंकड़े चेक करो। आर्यन ने आदेश दिया। चेक करने के लिए 100 पॉइंट्स चाहिए। क्या आप चेक करना चाहते हैं? हाँ। सिस्टम से मिली जानकारी अधूरी थी। बस इतना पता था कि विलेन के तौर पर उसका और उसके परिवार का अंत बुरा होगा और मुख्य पात्र मजे करेगा। पॉइंट्स करने के बाद अर्जुन के आंकड़े सामने आए। मुख्य पात्र अर्जुन, कॉम्बैट स्ट्रेंथ 155, चार्म 100, प्रोटैगोनिस्ट ऑरा 357, कौशल एक्स-रे विजन। ओह, तो यह एक्स-रे विजन वाला मुख्य पात्र है। आर्यन पहले 100 पॉइंट्स खर्च करने में हिचकिचा रहा था, लेकिन मुख्य जानकारी मिलने के बाद उसे लगा कि यह फायदे का सौदा है। जैसा कि कहा जाता है, अगर आप अपने दुश्मन को जानते हैं तो आप कभी नहीं हारेंगे। अर्जुन की जादुई ताकत जानने के बाद उससे निपटना आसान होगा। उसका चार्म केवल 100 था, जो औसत है। मूल कहानी में इस लड़के को इतनी सारी सुंदर लड़कियां मिल गईं। ये तो सरासर नाइंसाफी थी। और आर्यन का चार्म 198 होकर भी उसे एक लड़की नहीं मिली। ये बहुत ज्यादा था। 155 की कॉम्बैट स्ट्रेंथ शानदार थी। ये औसत से काफी ज्यादा थी। मूल कहानी में अर्जुन ने अपनी इसी ताकत का इस्तेमाल लड़कियों को गुंडों से बचाकर उनका दिल जीतने के लिए किया था। हालांकि आर्यन को इस पर हंसी आ रही थी। आज के शांतिपूर्ण समाज में इतने गुंडे कहां से आ जाते हैं जो हमेशा अर्जुन को ही मिलते हैं। और लड़कियों का भी क्या कहना, वे बचाने मात्र से अर्जुन के प्यार में पागल हो जाती थीं। ये बहुत ही अजीब था। आज के जमाने में हैंडसम और अमीर होना ज्यादा चलता है, फिर एक साधारण सा चेहरा जो सिर्फ लड़ना जानता हो, उसे लड़कियां एक बार बचाने पर कैसे दिल दे सकती हैं। और मुझ जैसा अमीर और हैंडसम विलेन जिससे मुख्य नायिका नफरत करती है। क्यों? सिस्टम, अगर मैं पैसा खर्च करके किसी से अर्जुन को मरवा दूं तो सफलता की क्या संभावना है? आर्यन ने सीधा रास्ता अपनाने का सोचा। सामने वाले का प्रोटैगोनिस्ट ऑरा बहुत ज्यादा है। आपके वर्तमान विलेन ऑरा के साथ सफलता की संभावना 0 के करीब है। न तेरी, मुझे पता था। आर्यन ने मन ही मन शिकायत की। वह हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने कहा, अगर सफलता की संभावना 0 के करीब है तो इसका मतलब है कि थोड़ी तो है। क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? अगर होस्ट ऐसा करता है तो प्रोटैगोनिस्ट ऑरा उसकी रक्षा करेगा। जब वह बड़े खतरे में होगा तो उसकी कोई नई शक्ति जाग जाएगी। न केवल वह खतरे से बच जाएगा बल्कि और भी शक्तिशाली हो जाएगा। ये होस्ट के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। ये मुख्य पात्र का ऑरा तो बहुत शक्तिशाली है। आर्यन निराश हो गया। कृपया निराश न हो। आप मुख्य पात्र के अवसर और नायिका का मन चुराकर धीरे धीरे उसके ऑरा को कमजोर कर सकते हैं। विलेन ऑरा बढ़ने के बाद आप उसे खत्म कर सकते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लगता है मुझे धीरे धीरे ही आगे बढ़ना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मौत ही मेरा इंतजार कर रही है। आर्यन अपने इरादे में पक्का था। जब आर्यन सिस्टम से बात कर रहा था तभी ईशानी भी क्लास में आ गई। अर्जुन ने तुरंत आर्यन को घूरना बंद किया और एक बड़ी मुस्कान के साथ ईशानी की ओर दौड़ा। अर्जुन ने किसी कारण से अपने लंबे बाल कटवाकर बहुत छोटे कर लिए थे। ऐसे हेयर स्टाइल में साधारण दिखने वाले लोग और भी अजीब लगते हैं। अर्जुन, जो पहले से ही एक आम लड़का दिखता था, अब और भी साधारण लग रहा था। जब वह हंसा तो वह वाकई थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसे इतनी खुशी से मुस्कुराते हुए देखकर लग रहा था कि उसने शीशा नहीं देखा है। ईशानी, तुम आ गई। क्लास शुरू होने में अभी समय है। मुझे पढ़ाई को लेकर बहुत सारे सवाल पूछने हैं। क्या तुम्हारे पास समय है? अर्जुन मुस्कुराया। हाँ, स्टडी कमेटी मेंबर होने के नाते ईशानी एक दयालु इंसान थी। अगर कोई सहपाठी पढ़ाई में मदद मांगे तो वह मना नहीं करती थी। आओ आओ, तुम्हारी सीट पर चलते हैं। मैं तुम्हारा बैग पकड़ लेता हूँ। अर्जुन बहुत उत्साहित था। इसकी जरूरत नहीं है। ईशानी ने सिर हिलाया। अगर तुम मुझे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाती तो मैं क्लास में सबसे पीछे ही रहता।
छोटी सी मदद करना तो मेरा हक है। बात यह है कि तुम बहुत समझदार हो। जो मैंने बताया वही टीचर ने क्लास में पढ़ाया था। अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे ग्रेड बहुत अच्छे हो जाएंगे। नहीं नहीं, मुख्य बात यह है कि ईशानी तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारी बातें सुनकर सब समझ आ जाता है। ऐसी तारीफ सुनकर ईशानी थोड़ा शर्मा गई। अर्जुन ने मौका पाकर ईशानी का बैग लेने के लिए हाथ बढ़ाया। बैग लेते समय वह जानबूझकर ईशानी के हाथ को छूने का बहाना करना चाहता था, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। आर्यन ने यह नजारा देखा और आह भरी। मानना पड़ेगा, कम उम्र में लड़कियों को पटाने के लिए ढीठ होना बहुत काम आता है। अर्जुन के साथ भी यही था। आर्यन जानता था कि अर्जुन के ग्रेड उसके एक्स-रे विजन की वजह से अचानक सुधरे हैं। उसने पिछली परीक्षा में पूरी तरह चीटिंग की थी। वह ईशानी के पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि वह उसे पसंद करता था। आर्यन ने ये सब समझ लिया था। बेशक वह इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। जब अर्जुन ईशानी की सहेली वाली सीट पर बैठने ही वाला था, आर्यन एक किताब लेकर वहां पहुंच गया और सीधे पूछा, ईशानी तुमने कल मैथ्स टीचर वाला होमवर्क कर लिया होगा, है ना? हाँ कर लिया, लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरे जवाब सही हैं या नहीं। ईशानी अब आर्यन से नफरत नहीं करती थी, इसलिए उसने पढ़ाई के सवाल का सहजता से जवाब दिया। मैंने भी एक जवाब लिखा है पर पक्का नहीं हूँ। क्या हम इसे चेक करके डिस्कस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ईशानी ने तुरंत सिर हिलाया। ईशानी पहले मैं आया था। अर्जुन ने उसे रोका। बस एक मिनट रुको। ईशानी पहले आर्यन के साथ मैथ्स प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहती थी। ये सवाल बहुत कठिन था, हाई स्कूल लेवल से भी ऊपर का। ये केवल टॉपर स्टूडेंट्स के लिए था। पूरी क्लास में केवल आर्यन और ईशानी ही ऐसे थे जो क्लास के बाद ऐसे सवालों पर काम करते थे। जब आर्यन ने डिस्कशन का प्रस्ताव रखा तो ईशानी स्वाभाविक रूप से खुश हो गई। अर्जुन बगल में मूर्ख की तरह खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन और ईशानी किस बारे में बात कर रहे हैं। उसे लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी भाषा में बात कर रहे हों। ईशानी के साथ बात करते हुए आर्यन ने अर्जुन के उतरे हुए चेहरे की ओर देखा और मन ही मन हंसा। जब बात पढ़ाई और कॉमन टॉपिक्स की आती थी तो आर्यन और ईशानी, जो दोनों टॉपर थे, कहीं ज्यादा मेल खाते थे। हैंडसम लड़का और सुंदर लड़की बात करते और हंसते हुए बार बार एक दूसरे को देख रहे थे। जो पास थे वे जानते थे कि पढ़ाई की बात हो रही है। जो दूर थे उन्हें लग रहा था कि दोनों फ्लर्ट कर रहे हैं। आर्यन ने जानबूझकर पढ़ाई की बात को लंबा खींच लिया। ईशानी उसमें इतनी खो गई कि अनजाने में अर्जुन की मौजूदगी को भूल गई। क्लास शुरू होने ही वाली थी। आर्यन तुम जानबूझकर ईशानी के पास सवाल पूछने आए हो। साफ है कि तुम्हारे इरादे नेक नहीं है। पढ़ाई तो बस बहाना है, तुम्हारा असली मकसद ईशानी के करीब आना है। तुम एक ढोंगी हो। अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाकर उनकी बातचीत के बीच में कूद पड़ा। ये सुनकर आर्यन जोर से हंसा। ये लड़का खुद ट्यूशन के बहाने ईशानी के करीब आना चाहता है, वह तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। इतना दोहरा मापदंड। अर्जुन तुम आर्यन को गलत समझ रहे हो। ईशानी ने माथे पर बल देते हुए कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्यन ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता है और उसके मन में ऐसा कोई इरादा नहीं है। उसने अपने चेलों को भी बकवास करने से मना किया था। दयालु ईशानी ने स्वाभाविक रूप से आर्यन पर विश्वास करना चुना। मैंने कोई गलतफहमी नहीं पाली है। इस दौरान तुम मुझे पढ़ा रही हो और इसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। कल स्कूल के बाद इसने अपने चेलों से मेरा रास्ता रुकवाया था। उन्होंने कहा कि तुम आर्यन की जागीर हो और मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। अर्जुन ने ईशानी से कहा। ईशानी ने यह सुनकर आर्यन की ओर हैरानी से देखा। यह काम मैंने नहीं करवाया था। पप्पू और उसके दोस्तों ने यह अपनी मर्जी से किया था। आर्यन ने सफाई दी। चाहे यह उसने किया हो या नहीं, वह जवाब यही देता। वह एक विलेन था। विलेन अपने मकसद को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। झूठ बोलना उनके लिए आम बात है। अगर मर्द हो तो जो किया है उसे स्वीकार करना सीखो। अर्जुन ने उसे उकसाने की कोशिश की। वह चाहता था कि आर्यन ये बात मान ले ताकि ईशानी उससे सावधान हो जाए और दूरी बना ले। अरे तुमने पूरी बात नहीं बताई। ये सच है कि पप्पू और बाकियों ने तुम्हारा रास्ता रोका, लेकिन पिटे वे तीनों ही थे। तुम्हें तो खरोंच तक नहीं आई। आर्यन ने बात पलट दी। वह इसलिए क्योंकि मैं ताकतवर हूँ। वे तीन गधे मेरा मुकाबला कैसे करते? अर्जुन ने गर्व से कहा। इस बारे में बात करते हुए वह खुद पर गर्व महसूस करने लगा। अर्जुन एक औसत छात्र था जो अक्सर क्लास छोड़ देता था और आवारा लड़कों के साथ घूमता था। इस वजह से वह लड़ने में माहिर हो गया था। इसके अलावा वह लड़ाई में काफी बेरहम था। आर्यन ने हाथ हिलाया और क्लास से पप्पू को बुलाया। अपनी टोपी उतारो और ईशानी को दिखाओ कि तुम्हें कितनी बुरी तरह पीटा गया है। पप्पू भले ही ज्यादा होशियार नहीं था, पर वह समझ गया कि बॉस ईशानी के सामने अर्जुन की शिकायत करने वाले हैं। उसने तुरंत टोपी उतारी और अपना सूजा हुआ चेहरा दिखाया। ईशानी ने पप्पू के चेहरे की हालत देखी तो उसे सारी बात समझ आ गई। उसने दुखी होकर कहा, तुम्हें इतनी बुरी तरह किसने पीटा? मेरी हालत तो फिर भी ठीक है। टिंकू और शेरा को तो इससे भी बुरा पीटा गया है। हम घुटनों के बल बैठकर माफी मांगते रहे पर कोई फायदा नहीं हुआ। अर्जुन ने हमें जान से मारने की हद तक पीटा। पप्पू ने अपने चेहरे की चोटों को छुआ। वह इतना दुखी लग रहा था जैसे अभी रो पड़ेगा। तुम इसके लायक ही थे। अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ा। माना कि शुरुआत पप्पू और उसके दोस्तों ने की थी और तुम अपना बचाव कर रहे थे, लेकिन बचाव की भी एक सीमा होती है ना? आर्यन ने कहा। पहली बात, उनके हाथ पैर नहीं टूटे हैं। उन्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने उन पर रहम किया। अर्जुन के नजरिए से वह सही था। उसने पप्पू और बाकियों को कितना भी पीटा हो उसके लिए वह कम ही था। ईशानी ने यह सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। बहुत कम लड़कियों को हिंसा पसंद होती है और वह भी उनमें से एक थी। हालांकि अर्जुन अभी भी पप्पू को पीटने के मजे में डूबा हुआ था। उसने ईशानी के चेहरे पर आए बदलावों को नोटिस नहीं किया। दूसरी ओर आर्यन ने इन बारीकियों को देखा और मन ही मन खुश हुआ। एपिसोड 3। उसी समय टिंकू और शेरा भी क्लास में आ गए। पप्पू की तरह उन दोनों ने भी अपने चेहरे छिपाने के लिए टोपियां पहनी हुई थी और उनके सिर शर्म से छाती तक झुके हुए थे। आर्यन ने लोहा गर्म देखकर चोट की। उसने उन दोनों से छिपना बंद करने और टोपियां उतारने को कहा। अचानक दो सुअर जैसे सूजे हुए चेहरे सबके सामने आ गए। टिंकू और शेरा के चेहरे सूजन की वजह से पहचान में नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अनगिनत थप्पड़ मारे गए हों और उनके चेहरे की त्वचा भी कई जगह से फट गई थी। वह दृश्य वाकई डरावना और दयनीय था। ईशानी ये देखकर चौंक गई और उससे देखा नहीं जा रहा था। इनकी यह हालत कैसे हो गई? ये तो बहुत क्रूरता है। आर्यन ने कुछ देर हैरान होने का नाटक किया और फिर आसपास के लोगों से कहा, मेरी राय में गलती दोनों तरफ की है। क्यों ना ऐसा किया जाए, अर्जुन पप्पू और बाकी दोनों से माफी मांग ले और जहां तक उनके इलाज के खर्च की बात है वह मैं दे दूंगा। इस तरह मामला यहीं खत्म हो जाएगा। तुम लोगों का क्या ख्याल है? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सहमत हूँ। चूंकि बॉस ने बोल दिया था। पप्पू, टिंकू और शेरा ने बिना सोचे समझे तुरंत अपनी सहमति दे दी। यही सबसे अच्छा है कि यह मामला सुलझ जाए। ईशानी ने सुना और सहमति में सिर हिलाया। लेकिन क्या मुख्य पात्र इतनी आसानी से विलेन से माफी मांगेगा? बिल्कुल नहीं। अगर उसने माफी मांग ली तो क्या वह मुख्य पात्र रह जाएगा? यकीनन। अर्जुन ने कड़ाई से जवाब दिया। थू, मैं इनसे माफी मांगूंगा, ये नामुमकिन है। अर्जुन, बस एक बार सॉरी बोल दो। ईशानी ने उसे समझाने की कोशिश की। गलती साफ तौर पर उनकी है तो मैं माफी क्यों मांगूं? ये तो बहुत ही मजाक की बात है। ज्यादातर मुख्य पात्रों में मर्दाना अहंकार भरा होता है और वे किसी की सलाह नहीं मानते और अर्जुन भी वैसा ही था। उसे कोई नहीं समझा सका, यहाँ तक कि ईशानी की बातों का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। डिंग, होस्ट ने मुख्य पात्र अर्जुन और मुख्य नायिका ईशानी के बीच के संबंधों को खराब किया, जिससे मूल कहानी प्रभावित हुई। 200 विलेन पॉइंट्स प्राप्त हुए। डिंग, मुख्य नायिका ईशानी की अर्जुन के प्रति अनुकूलता -10, वर्तमान अनुकूलता 0 है। बिल्कुल एजेंडियों की तरह। डिंग, अर्जुन का प्रोटैगोनिस्ट ऑरा -20, होस्ट का विलेन ऑरा जोड़ 2 0। चलो, काम बन गया। आर्यन मन ही मन मुस्कुराया जब उसने सिस्टम से लगातार 3 नोटिफिकेशन सुने। उसके मार्गदर्शन में अर्जुन और ईशानी के बीच का रिश्ता अब एजेंडियों जैसा हो गया था। दूसरी ओर ईशानी की उसके प्रति अनुकूलता 10 थी। तुलना की जाए तो वह फायदे की स्थिति में था। हालांकि आर्यन ढील नहीं देना चाहता था। आखिर अर्जुन के पास किस्मत का सुरक्षा कवच था। वह ईशानी का भरोसा फिर से जल्दी जीत सकता था। अर्जुन का प्रोटैगोनिस्ट ऑरा अभी केवल 20 पॉइंट कम हुआ था, जो काफी नहीं था।
आर्यन ने अपने आंकड़ों में बदलाव चेक किए। होस्ट आर्यन राठौड़, कॉम्बैट स्ट्रेंथ 89, चार्म 198, विलेन ऑरा 119, विलेन पॉइंट्स 400, कौशल कोई नहीं, पिछला 99 विलेन ऑरा अब 119 हो गया था, जो थोड़ी बढ़त थी। अभी तक आर्यन ने कुल 500 विलेन पॉइंट्स हासिल किए थे, लेकिन 100 पॉइंट्स अर्जुन की जानकारी निकालने में खर्च हो गए, इसलिए उसके पास 400 पॉइंट्स बचे थे। सिस्टम स्टोर खोलने के लिए यह अभी भी कम थे, उसे और मेहनत करनी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्लास के दौरान आर्यन ने अपने तीनों चेलों को कोने में बात करने के लिए बुलाया। बॉस, कल हमसे गलती हो गई। मैंने सुना था कि वह लड़ना जानता है, पर यह नहीं पता था कि वह इतना माहिर है। धिक्कार है बॉस, आज स्कूल के बाद मैं और लड़कों को बुलाऊंगा। हम पक्का अर्जुन का चेहरा सुअर जैसा बना देंगे। टिंकू और शेरा ने नफरत के साथ कहा। तुम सब चुप हो जाओ, आर्यन चिल्लाया। आर्यन को पता था कि जिस तरह से ये दोनों करना चाहते थे, वे कभी अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि मूल कहानी का प्लॉट ही ऐसा था। अगर वह कहानी के हिसाब से चला तो वह निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा। बॉस ने पहले ही मुझसे कहा था कि उनकी अनुमति के बिना हम अर्जुन को हाथ नहीं लगाएंगे। तुम दोनों ये बात मत उठाओ, पप्पू ने टिंकू और शेरा से कहा। तो क्या हम इसे ऐसे ही जाने दें? टिंकू हैरान था। बिल्कुल नहीं, आर्यन ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ओह, तो बॉस के पास पहले से ही अर्जुन से निपटने का कोई तरीका है। आउच, शेरा मुस्कुराया, जिससे उसके चेहरे के जख्मों पर जोर पड़ा और वह दर्द से कराह उठा। इस काम के लिए मुझे तुम लोगों पर भरोसा करना होगा, आर्यन ने कहा। बॉस, आपके आदेश से आंखों पर। तीनों चेले ऐसे लग रहे थे जैसे वे आग में कूदने को भी तैयार हों। जाओ और टीचर को बताओ कि अर्जुन ने तुम्हें पीटा है, आर्यन ने लापरवाही से कहा। जी बॉस, हम बॉस, आपने क्या कहा? टीचर को बता दें। पप्पू तुरंत आदेश मानने के लिए भागा, पर रास्ते में उसे लगा कि कुछ गलत है और वह ठिठक गया। टिंकू और शेरा भी सुन रह गए। भले ही आर्यन एक टॉपर और स्कूल का हैंडसम लड़का था, उसकी एक और पहचान थी स्कूल का दबंग। पप्पू, टिंकू और शेरा उसके 3 खास चेले थे और वे स्कूल में जो चाहते थे वो करते थे। वे बहुत अभिमानी थे, भले ही वे पिट गए थे, लेकिन वे टीचर या माता पिता के पास जाकर शिकायत करने जैसा डरपोक काम नहीं करना चाहते थे। और क्या बॉस को अपनी इज्जत का ख्याल नहीं था? एक स्कूल के दबंग होने के नाते वह झगड़ों को हिंसा और मुक्कों से नहीं सुलझा रहा था, बल्कि टीचर को बताना चाहता था। कितना शर्मनाक, आर्यन ने उन तीनों हैरान चेलों से कहा। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? छात्रों के बीच कुछ अनबन हुई और लड़ाई हो गई। इसे सुझाने के लिए टीचर को बताना सबसे सही तरीका है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं गुंडों को बुलाकर उसे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा? सुनो, मैं एक अमीर खानदान का बेटा हूँ, मुझे बचपन से अच्छी शिक्षा मिली है और मैं एक होनहार छात्र हूँ। मेरा नाम स्कूल के टॉप 10 में आता है, मैं कोई सड़क छाप गुंडा नहीं हूँ। पप्पू, टिंकू और शेरा एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, वे एक शब्द भी नहीं बोल पाए। इन बातों में कुछ भी गलत नहीं था। इस तरह वे तीनों घायल चेले अनुशासन विभाग पॉलिटिकल एजुकेशन डेप्थ के ऑफिस की ओर चल दिए। जैसे ही घंटी बजी, अनुशासन विभाग के सख्त डिप्टी डायरेक्टर ने अर्जुन को बुलवा लिया। तभी क्लास में ऊंची हील्स और चश्मा पहने एक सुंदर महिला दिखाई दी। उनका नाम स्नेहा मैम था, उम्र 24 साल और वह क्लास टीचर के साथ साथ इंग्लिश टीचर भी थी। हालांकि वह काफी युवा थी, लेकिन उनका मिजाज काफी सख्त था और पढ़ाने की क्षमता बेहतरीन। क्लास के छात्र उनके नियंत्रण में रहते थे। जब उन्होंने देखा कि क्लास से 4 लोग गायब हैं, तो वह थोड़ी नाराज हुई। वे 12वीं क्लास में थे और समय बहुत कीमती था। क्लास से गायब रहना उनके लिए अक्षम्य था। क्लास के छात्र सुंदर टीचर के चेहरे पर गुस्सा साफ देख सकते थे, लेकिन गुस्से के बावजूद स्नेहा मैम एक पेंटिंग की तरह सुंदर लग रही थी। खूबसूरती तो खूबसूरती होती है, गुस्से में भी वह देखने में भली लग रही थी। आर्यन ने मन ही मना भरी, लेकिन जल्द ही उसके दिमाग में एक ख्याल आया। क्या ये स्नेहा मैम भी मुख्य नायिकाओं में से एक तो नहीं? एक मुख्य पात्र जिसके पास एक्स रे विजन जैसी शक्ति हो और वह एक छात्र हो। कहानी के हिसाब से एक सुंदर टीचर अक्सर मुख्य नायिका होती है। आर्यन सिस्टम से चेक करवाना चाहता था, पर इसमें 100 विलेन पॉइंट्स खर्च होते। सोचने के बाद उसने रहने दिया। उसके पास अभी 400 पॉइंट्स थे, 500 पूरे करके स्टोर खोलना ज्यादा जरूरी था। वैसे भी उसे कोई जल्दी नहीं थी। अर्जुन, पप्पू, टिंकू और शेरा, क्या किसी को पता है कि ये चारों यहाँ क्यों नहीं है? स्नेहा मैम ने छात्रों से पूछा। क्लास टीचर होने के नाते उन्हें पता था कि कौन सी सीट किसकी है। स्नेहा मैम, अर्जुन ने पप्पू, टिंकू और शेरा की बहुत बुरी तरह पिटाई की है। उनके नाक नक्श सूझकर बिगड़ गए हैं, वे अब इंसान भी नहीं लग रहे। अनुशासन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आए थे और उन चारों को अपने साथ ले गए। आर्यन खड़ा हुआ और आग में घी डालने का काम किया। क्या लड़ाई? स्नेहा मैम ने ये सुना और वह और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। उनकी ऊंची आवाज से छात्रों के कान गूंज उठे। तुम लोग खुद पढ़ाई करो। आर्यन, तुम क्लास के अनुशासन का ध्यान रखना। इतना कहकर स्नेहा मैम गुस्से में क्लास से बाहर निकल गईं। साफ था कि वह अनुशासन विभाग गई थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डिंग, चेलों की पिटाई हुई। होस्ट ने टीचर को बताने का विकल्प चुना और मूल कहानी को थोड़ा बदल दिया। 200 विलेन पॉइंट्स प्राप्त हुए। डिंग, होस्ट के वर्तमान विलेन पॉइंट्स 500 से अधिक हो गए हैं। सिस्टम स्टोर स्वचालित रूप से खुल गया है। जैसे ही स्नेहा मैम गई, आर्यन को सिस्टम से मैसेज मिला। उसे इसकी उम्मीद थी। उसके चेलों की पिटाई हुई और उसने उन्हें टीचर के पास भेज दिया। यह विलेन के व्यवहार से बिल्कुल अलग था। अगर कहानी नहीं बदलती तो ताज्जुब होता। 200 विलेन पॉइंट्स पाकर वह बहुत खुश था। उसके दिमाग में अब आंकड़ों के साथ साथ सिस्टम स्टोर का इंटरफेस भी था, लेकिन स्टोर में कोई सामान नहीं दिख रहा था, बस एक लकी ड्रॉ का विकल्प था। अब मेरे पास 600 विलेन पॉइंट्स हैं, मैं क्या खरीद सकता हूँ? मुझे सब दिखाओ, आर्यन ने सीधे सिस्टम से पूछा। होस्ट को जवाब देते हुए 600 पॉइंट से कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता। स्टोर की सबसे सस्ती चीज 1000 पॉइंट्स की है। सलाह दी जाती है कि होस्ट लकी ड्रॉ चुने। एक ड्रॉ के केवल 500 पॉइंट्स लगते हैं। होस्ट के पास शानदार इनाम जीतने का मौका है, पर यह भी संभव है कि कुछ न मिले। सामान खरीदने के लिए अभी 400 और जोड़ने होंगे और शायद तब भी वो न मिले जो मैं चाहता हूँ। तो ठीक है, मैं लकी ड्रॉ ही करूंगा। आर्यन ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। सिस्टम स्टोर पर एक पहिया दिखाई दिया। पहिया घुमा और जल्द ही नतीजा सामने था। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपकी किस्मत अच्छी रही। आपने कातिल आंखें पीच ब्लॉसम आइज हासिल की हैं, जिनकी कीमत 1500 पॉइंट्स है। क्या आप इसे अभी इस्तेमाल करना चाहते हैं? नाम से ही समझ आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। कातिल आंखों वाले मर्द औरतों को जल्दी आकर्षित करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात थी। आर्यन ने तुरंत इसे इस्तेमाल करने का फैसला किया। इस्तेमाल करने के बाद उसने फोन निकालकर सेल्फी ली। उसने अपनी आंखों को गौर से देखा, पर कोई बदलाव नहीं दिखा। हालांकि आर्यन ने देखा कि उसके आंकड़ों में चार्म आकर्षण 198 से बढ़कर 268 हो गया था। 70 पॉइंट्स की यह बढ़त उन्हीं कातिल आंखों की वजह से थी। चलो देखते हैं कि यह पहले से अलग है या नहीं। आर्यन के मन में यह विचार आया तो वह पढ़ाई के बहाने ईशानी की सहेली वाली सीट पर जाकर बैठ गया ताकि वे अपनी अधूरी चर्चा पूरी कर सकें। ईशानी के साथ मैथ्स डिस्कस करते हुए आर्यन ने साफ महसूस किया कि ईशानी पहले के मुकाबले उसे ज्यादा देख रही है। वह उसे काफी देर तक निहारती रही। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? आर्यन ने जानबूझकर पूछा। नहीं, बस मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, ईशानी ने अनजाने में कह दिया। जैसे ही उसने ये कहा, वह शर्मा गई और तुरंत नजरें फेर लीं। एक जवान लड़की का वह शर्मीला अंदाज वाकई बहुत प्यारा था। डिंग, मुख्य नायिका ईशानी की होस्ट के प्रति अनुकूलता जोड़ 10। वर्तमान अनुकूलता 20 बहुत दोस्ताना है। डिंग, अर्जुन का प्रोटैगोनिस्ट ऑरा -10, होस्ट का विलेन ऑरा जोड़ 1 0। लगता है ये कातिल आंखें काफी काम की हैं। बुरा नहीं है। अपने आंकड़ों को देखते हुए उसने बदलाव महसूस किए। होस्ट आर्यन राठौड़, कॉम्बैट स्ट्रेंथ 89, चार्म 268, विलेन ऑरा 129, विलेन पॉइंट्स 100, कौशल कोई नहीं। सुबह की क्लास खत्म होने के बाद भी अर्जुन और बाकी लोग वापस नहीं आए। आर्यन सीधा अनुशासन विभाग गया ताकि वह तमाशा देख सके। विभाग के गेट पर पहुंचते ही उसे बहस सुनाई दी। साफ था कि मामला अभी सुलझा नहीं था और अटका हुआ था।
आर्यन दरवाजे पर खड़ा होकर खुलेआम देखने लगा। अनुशासन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने एक छात्र को तमाशा देखते देखा और उसे डांटने ही वाले थे, पर आर्यन को देखते ही उनके शब्द गले में अटक गए। यही विलेन होने का फायदा था। स्कूल में मशहूर होने की वजह से मुख्य पात्र के अलावा बाकी सब उसे सम्मान देते थे। आखिरकार आर्यन का खानदान और उसके ग्रेड ही ऐसे थे। झगड़े के अटकने की वजह ये थी, पप्पू और बाकियों ने कहा कि अर्जुन उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने स्कूल के बाद उसका रास्ता रोका और दोनों पक्षों में लड़ाई हुई। स्नेहा मैम और डिप्टी डायरेक्टर की नजर में गलती दोनों की थी। पप्पू और बाकी गलत थे क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी। अर्जुन गलत था क्योंकि पप्पू और बाकियों को आसानी से हराने के बाद भी उसने उन्हें दर्जनों थप्पड़ मारे और उन्हें अधमरा कर दिया। दोनों की गलती थी, पर स्कूल सबको सजा क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि पप्पू और बाकी दोनों पुलिस को बुलाना चाहते थे। बेशक यह आर्यन का विचार था। पप्पू और बाकियों ने शुरुआत की थी। अर्जुन अपना बचाव कर रहा था, पर अर्जुन बहुत बेरहम था। इसे जरूरत से ज्यादा बचाव, एक्सेसिव सेल्फ डिफेंस माना जाता है। पुलिस बुलाने का ये ठोस कारण था, लेकिन ऐसी स्थिति में स्कूल बिल्कुल नहीं चाहता था कि पुलिस आए, क्योंकि एक बार पुलिस आ गई तो बात बढ़ जाएगी और स्कूल की बदनामी होगी। इसलिए डिप्टी डायरेक्टर और स्नेहा मैम केवल अर्जुन और पप्पू के बीच सुलह करवाने की कोशिश कर रहे थे। सुलह के तहत पप्पू और बाकी दो एक कदम पीछे हटे। उन्होंने कहा कि अगर वे अर्जुन को थप्पड़ मार लें तो मामला यहीं खत्म हो जाएगा। पर अर्जुन कैसे मान जाता? कौन सा मुख्य पात्र इतना जुटा है? उसने साफ कह दिया कि चाहे पप्पू पुलिस ही क्यों न बुला ले, वह थप्पड़ नहीं खाएगा। अब मामला पूरी तरह फंस गया था। अर्जुन, मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूं, पर तुम अभी भी अड़े हुए हो। एक बार पुलिस आ गई तो मामला हाथ से निकल जाएगा। तुम्हारा करियर खराब हो सकता है और तुम्हें स्कूल से निकाला भी जा सकता है। क्या तुम मेरी बात मानोगे या नहीं? डिप्टी डायरेक्टर तिवारी जी एक कड़क इंसान थे, उम्र 40-50 के आसपास। मामला अटकता देख उन्होंने सीधे धमकी दी, तिवारी सर, अगर आप ऐसा करेंगे तो अर्जुन का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। स्नेहा मैम ने तुरंत विरोध किया। आर्यन दरवाजे से चुपचाप देख रहा था। स्नेहा मैम का गुस्सा तेज था। कुछ देर पहले वह किसी का कत्ल कर देने वाली लग रही थी, पर अब उनके चेहरे पर चिंता थी। वह अपने छात्र के लिए बहुत सुरक्षात्मक थी, बहुत दयालु। स्नेहा मैम का व्यक्तित्व वाकई किसी मुख्य नायिका जैसा था। स्नेहा मैम, मैंने इसे मौका दिया है, ये खुद ही अपनी बात पर अड़ा है, मुझे दोष मत दीजिएगा। तिवारी जी ने मन बना लिया था। पिछले कई मिनटों से वे अर्जुन को समझा रहे थे, पर वह अपनी जिद नहीं छोड़ रहा था। अब उनका सब जवाब दे गया था और उन्होंने स्नेहा मैम की सलाह नहीं मानी। स्नेहा मैम को स्कूल में आए केवल 2-3 साल हुए थे। उनके पास न तो अनुभव था और न ही कोई ऊंची पहुंच। तिवारी जी को उनकी राय की कोई परवाह नहीं थी। ऊपर से वे ये सब स्कूल के भले के लिए कर रहे थे। अगर स्कूल के बड़े अधिकारियों को पता भी चलता तो वे उनके फैसले का साथ देते। क्या उसे बर्बाद करना इतना आसान है? आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था। अगर अर्जुन वाकई स्कूल से निकाल दिया गया तो उसके पास ईशानी और स्नेहा मैम के करीब आने का कोई मौका नहीं बचेगा। इस तरह वह दोनों मुख्य नायिकाओं को नहीं जीत पाएगा। उसका प्रोटेगोनिस्ट ऑरा बहुत कम हो जाएगा और आर्यन का विलेन ऑरा कई गुना बढ़ जाएगा। क्या अर्जुन सच में खत्म हो जाएगा? हालांकि तभी आर्यन ने एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग को सीधे अनुशासन विभाग की ओर आते देखा। आर्यन ने उन्हें पहचान लिया। वह स्कूल के प्रिंसिपल रस्तोगी जी थे। प्रिंसिपल साहब अचानक यहाँ क्या कर रहे हैं? आर्यन उलझन में था। आमतौर पर ये प्रिंसिपल बहुत कम ही दिखाई देते थे। ज्यादातर काम वाइस प्रिंसिपल ही संभालते थे। स्कूल के कई छात्र तो उन्हें जानते तक नहीं थे। उनका अचानक यहाँ आना वाकई अजीब था। क्या ये? आर्यन को अचानक एक बुरा एहसास हुआ। एपिसोड 4। आर्यन के मन में यह विचार आते ही वह तुरंत आगे बढ़ा और उसने प्रिंसिपल साहब का बड़े ही तमीज से अभिवादन किया। बूढ़े प्रिंसिपल ने भी एक दोस्ताना मुस्कान के साथ उसका जवाब दिया। आर्यन छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय था, इसलिए प्रिंसिपल साहब उसे पहचानते थे। प्रिंसिपल सर, क्या आपको अनुशासन विभाग में कोई काम है? अगर है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आर्यन ने विनम्रता से कहा। नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस यूं ही टहल रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और अनुशासन विभाग के दफ्तर की ओर चल दिए। उम्मीद है कि वाकई कुछ न हो, आर्यन ने मन ही मन प्रार्थना की। हालांकि जैसे ही यह विचार आया, उसने प्रिंसिपल साहब को दफ्तर के अंदर जाते और यह कहते सुना, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे दादाजी, आप यहाँ कैसे? अर्जुन की आवाज सुनाई दी। आर्यन ने अपना माथा पीट लिया। उसे बहुत निराशा हुई। प्रिंसिपल साहब आमतौर पर कहीं नजर नहीं आते थे, लेकिन न जाने क्यों आज वे अनुशासन विभाग पहुंच गए और ऊपर से वे अर्जुन को जानते भी थे। आर्यन ने अर्जुन के लिए मुश्किलें खड़ी करने की इतनी मेहनत की थी, पर अर्जुन अब वापसी करने वाला था। ये प्रोटेगोनिस्ट और वाकई बेमतलब की चीज है। आर्यन धैर्यपूर्वक सुनता रहा। प्रिंसिपल साहब और अर्जुन की बातचीत से उसे पता चला कि वे दोनों एक दूसरे को इसलिए जानते थे क्योंकि एक चोर ने प्रिंसिपल साहब का बटुआ छीन लिया था और अर्जुन ने अपनी बहादुरी से उसे पकड़ा था। आर्यन अंदाजा लगा सकता था कि आगे क्या होने वाला है। प्रिंसिपल साहब अर्जुन के चरित्र पर अटूट भरोसा करते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे मामले को निष्पक्ष तरीके से संभाल रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे अर्जुन का पक्ष ले रहे थे और अपने अनुभव से पप्पू और बाकी चेलों को समझा रहे थे। पप्पू और उसके दोस्त वैसे भी ज्यादा समझदार नहीं थे, इसलिए वे आसानी से उनकी बातों में आ गए। वे लगभग आर्यन के निर्देशों को भूल ही गए थे। वे तीनों मामले को वहीं रफा दफा करने और अर्जुन को माफ करने ही वाले थे। आर्यन अर्जुन को इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। उसने तुरंत दिमाग चलाया और पप्पू को एक मैसेज भेजा। मैसेज में उसने पप्पू और बाकियों को योजना बदलने और पुलिस बुलाने का इरादा छोड़ने के लिए कहा। इसके बजाय उन्होंने मामले को आपसी सुलह से सुझाने और अर्जुन से इलाज का खर्चा, मेडिकल एक्सपेंसेस वसूलने का विकल्प चुना। प्रिंसिपल साहब के रवैये को देखते हुए ये साफ था कि वे अर्जुन को बचाएंगे ही। ऐसे में पुलिस बुलाने की जिद करने का कोई फायदा नहीं था। वह केवल एक कदम पीछे हटकर अर्जुन के लिए कुछ नई मुसीबत पैदा कर सकता था। प्रिंसिपल साहब भले ही अर्जुन की तरफ झुके हुए थे, लेकिन फिर भी वे न्याय के साथ काम करते थे। जब पप्पू और बाकियों ने अपना मन बदला और इलाज का खर्चा मांगा तो वे इस बात पर सहमत हो गए। काफी बहस के बाद यह तय हुआ कि अर्जुन हर व्यक्ति को 10-10 हजार रुपए देगा, जो कुल मिलाकर 30,000 रुपए होते थे। इसके अलावा अर्जुन, पप्पू और बाकी दोनों को स्कूल की तरफ से चेतावनी दी गई और उनसे माफीनामा, रिपेंटेंस लेटर लिखवाया गया। अगर दोबारा लड़ाई हुई तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वे चारों अनुशासन विभाग से बाहर निकले और क्लास की ओर चल दिए। आर्यन सीढ़ियों पर उनका इंतजार कर रहा था। जब तीनों चेलों ने उसे देखा तो वे तुरंत दौड़कर आए और एक एक करके पूछने लगे, बॉस हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही? आर्यन ने उनकी तारीफ करने में कोई कंजूसी नहीं की। ये तीनों ज्यादा होशियार नहीं थे, फिर भी उन्होंने काम खराब नहीं किया। आर्यन इतने से ही संतुष्ट था। जाहिर है उन्हें शाबाशी तो मिलनी ही थी। बेशक तारीफ के अलावा इनाम भी था। आर्यन ने सीधे अपने फोन से उन तीनों के खाते में 50-50 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। वे अभी स्कूल के छात्र थे और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति औसत थी। आमतौर पर उनका जेब खर्च महीने का 1000 रुपए से भी कम होता था। अचानक 50,000 रुपए मिलना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। वे खुश क्यों न होते। वे तुरंत उसकी चापलूसी करने लगे, यहाँ तक कि वे अपने चेहरे का दर्द भी भूल गए। उसी समय अर्जुन सीढ़ियों से गुजरा। उसने आर्यन को नफरत भरी नजरों से देखा। 30,000 रुपए का हर्जाना उसके परिवार के लिए एक बड़ा झटका था, जो पहले से ही आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था। पप्पू और बाकियों की तुलना में वह आर्यन से ज्यादा नफरत करता था। उसे पक्का यकीन था कि आर्यन के कहने पर ही पप्पू और उसके दोस्तों ने रास्ता रोका था। अगर वे रास्ता न रोकते तो वह उन्हें न पीता और उसे 30,000 रुपए नहीं देने पड़ते। ये सब आर्यन की वजह से हुआ था। अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया कि वह भविष्य में आर्यन से इसकी भारी कीमत वसूलेगा। बेशक वह अभी कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि अर्जुन जानता था कि वह अभी आर्यन का मुकाबला नहीं कर सकता। आखिरकार आर्यन का परिवार बहुत अमीर था। आज के समाज में अमीर ही मालिक होते हैं और उनकी ऊंची पहुंच होती है। हालांकि अर्जुन का मानना था कि वह भविष्य में आर्यन से जरूर निपट लेगा। वह राठौड़ परिवार को कुचलकर अपने पैरों तले रौंद सकता है। अपने एक्स-रे विजन के साथ ये बस समय की बात थी कि वह कब अमीर बनेगा और जीवन के शिखर पर पहुंचेगा। अर्जुन, पप्पू और बाकियों के इस झगड़े की वजह से क्लास टीचर स्नेहा मैम ने एक छोटी सी मीटिंग बुलाई।
उन्होंने अर्जुन और बाकियों को फटकार लगाने के साथ साथ दूसरे छात्रों को भी चेतावनी दी कि वे ऐसी गलती न करें। क्लास के ब्रेक के दौरान आर्यन बोर हो रहा था, इसलिए उसने बास्केटबॉल उठाया और गलियारे में कुछ लड़कों के साथ खेलने लगा। उसका बास्केटबॉल खेलने का अंदाज औसत था, लेकिन वह इतना हैंडसम था और उसकी कातिल आंखों ने उसके आकर्षण में चार चांद लगा दिए थे। उसका एक छोटा सा मुंह भी लड़कियों को खुशी से भर देता था। वे तालियां बजा रही थीं और शोर मचा रही थीं। कुछ लड़कियां तो इतनी उत्साहित थीं कि लगभग बेहोश होने वाली थीं। लड़कियों का एक झुंड उसे घेरे हुए था और उनमें से कुछ काफी सुंदर भी थीं, जो उसे दीवानों की तरह देख रही थीं। हालांकि वे ईशानी की तरह एकदम परफेक्ट नहीं थी, फिर भी वे काफी खूबसूरत थीं। आर्यन को यकीन था कि अगर वह बस इशारा भर कर दे तो इनमें से किसी को भी अपना बना सकता है। यह एहसास वाकई बहुत अच्छा था। लेकिन कुछ देर बाद आर्यन के एक चेले ने गुप्त रूप से बताया कि ईशानी और अर्जुन सीढ़ियों के पास बात कर रहे हैं। आर्यन ने तुरंत बास्केटबॉल छोड़ दिया। आसपास की लड़कियां भी सुस्त पड़ गईं। आर्यन सीधे सीढ़ियों की ओर गया और जल्द ही उसे ईशानी और अर्जुन की बातचीत सुनाई दी। तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम इस बारे में अपने मम्मी पापा को नहीं बताना चाहते। अगर मेरे परिवार को पता चला कि मैं लड़ाई कर रहा हूं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी ये पहली बार नहीं है, लेकिन अगर उन्हें पता चला कि मुझे 30,000 रुपये हर्जाना देना है तो वे मुझे बहुत मारेंगे। मेरे डैड बहुत सख्त हैं। अर्जुन ने झूठ बोलते हुए नजरें चुराईं। वह नहीं चाहता था कि जिस लड़की को वह पसंद करता है उसे पता चले कि उसका परिवार गरीब है और वे 30,000 रुपये भी नहीं दे सकते। 30,000 रुपये कोई छोटी रकम नहीं है। मैं मदद कर सकती हूँ। ईशानी काफी समझदार थी। उसने अर्जुन का झूठ पकड़ लिया था, पर उसने उसे जताया नहीं। इसके बजाय उसने अर्जुन की मदद करने की पेशकश की। यही वजह थी कि उसने अर्जुन को बाहर बुलाया था। ईशानी के नजरिए से पप्पू और बाकियों ने अर्जुन को इसलिए पीटा था क्योंकि वह उसके करीब था। जब उसे पता चला कि अर्जुन को 30,000 रुपये देने हैं तो उसने दयालुता दिखाते हुए मदद करनी चाहिए। भले ही ईशानी के लिए अर्जुन अब बस एक अनजान सहपाठी जैसा था। आर्यन ये सुनकर निशब्द रह गया। क्या ये प्रोटैगनिस्ट और वाकई इतना शक्तिशाली है? ईशानी के मन में अर्जुन के लिए धारणा शून्य हो चुकी थी, फिर भी उसने खुद आगे बढ़कर उसकी मदद करने की बात कही। ऐसा लग रहा था कि अगर उसने अर्जुन को जड़ से खत्म नहीं किया तो देर सवेर वह फिर से ईशानी का दिल जीत लेगा। तब उसके परिवार को बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। नहीं, जरूरत नहीं है। मेरे पास इसे सुझाने का अपना तरीका है, अर्जुन ने कहा। सच में? ईशानी को विश्वास नहीं हुआ। हाँ, सच में, मेरे पास काफी पॉकेट मनी जमा है। मेरे जन्मदिन पर जो पैसे मिले थे वे सब मेरे पास हैं। मैं संभाल लूंगा। अर्जुन ने फिर से झूठ बोला, लेकिन इस बार वह आत्मविश्वास से भरा लग रहा था। ये सुनकर आर्यन का दिमाग चला और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ये लड़का पैसे कमाने के लिए अपने एक्स-रे विजन का इस्तेमाल करना चाहता है। तभी आर्यन अर्जुन और ईशानी की नजरों के सामने आ गया। अरे ईशानी, क्या बात हो रही है? आर्यन ने ऐसे नाटक किया जैसे वह इत्तेफाक से वहां से गुजर रहा हो। क्या अर्जुन को हर्जाना नहीं देना? मैंने बस उससे पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए। आखिरकार इस सब की एक वजह मैं भी हूँ। ईशानी के मन में आर्यन के लिए अच्छी धारणा थी, इसलिए उसने कुछ नहीं छुपाया। ऐसी बात है क्या? तो मैं भी मदद कर सकता हूँ, आर्यन ने कहा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने उसे ठंडी नजरों से देखा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आर्यन तो बस मदद करना चाहता है, ईशानी ने माथे पर बल देते हुए अर्जुन से कहा। लगता है तुम्हें मेरे बारे में बहुत गलतफहमी है, आर्यन ने आंख भरी और धीरे से पूछा। तुम्हें लगता है कि पप्पू और बाकियों ने तुम्हारा रास्ता इसलिए रोका क्योंकि मैं तुम्हारी और ईशानी की नजदीकियों से जलता हूँ, इसलिए मैंने उन्हें तुम्हें सबक सिखाने के लिए भेजा। क्या ऐसा नहीं है? अर्जुन ने पलटकर पूछा। ही, आर्यन अपनी हंसी नहीं रोक सका। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम मुझसे किस मामले में बेहतर हो? लुक में, पढ़ाई में या पारिवारिक बैकग्राउंड में? अगर हम दोनों मिलकर ईशानी को इंप्रेस करने की कोशिश करें तो क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझसे आगे निकल पाओगे? तुम्हें यह आत्मविश्वास कहां से मिला कि मैं तुमसे जलूंगा? अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि आर्यन जो कह रहा था वह सच था। तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि तुम्हें मेरी बात सही लग रही है। अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हें पिटवाने के लिए किसी को ढूंढने की क्या जरूरत है? आर्यन ने पूछा। अर्जुन का चेहरा लाल हो गया और वह पलटकर कुछ कह नहीं पाया। डिंग, होस्ट ने मुख्य पात्र अर्जुन के आत्मविश्वास को सफलतापूर्वक चोट पहुंचाई है। अर्जुन के प्रोटैगनिस्ट ऑरा पॉइंट्स -10, होस्ट के विलेन ऑरा पॉइंट्स जोड़ 1-0। क्या ये भी मुमकिन था? सिस्टम के इस अचानक नोटिफिकेशन ने आर्यन को खुश कर दिया। असल में वह बस अर्जुन का मजाक उड़ाना चाहता था, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि इसका इतना अच्छा फल मिलेगा। अर्जुन का चेहरा उतरा हुआ था। आर्यन ने फिलहाल उसे छोड़ दिया और ईशानी की ओर देखा। उसकी बातों से ईशानी के हाव भाव भी बदल गए थे। ईशानी, मैं बस एक उदाहरण दे रहा था, तुम ज्यादा मत सोचो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, बोर्ड एग्जाम्स में 100 दिन से भी कम बचे हैं। मैं बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता हूँ। मेरे पास रोमांस के बारे में सोचने का समय नहीं है। वैसे भी हमारे स्कूल में तुम अकेली स्कूल क्रश नहीं हो। अगर मुझे डेटिंग करनी भी होगी तो मैं अपनी ही क्लास की लड़की नहीं ढूंढूंगा। आखिर समझदार लोग अपनी ही जगह पर शिकार नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, मेरे मन में तुम्हारे लिए वैसी कोई फीलिंग नहीं है। आर्यन नहीं चाहता था कि ईशानी उससे दूर हो जाए, इसलिए उसने उसे संभालने के लिए झूठ का सहारा लिया। विलेन ऑरा के साथ झूठ बोलना जैसे उसका जन्मजात टैलेंट बन गया था। एक 18 साल की लड़की को बातों में उलझाना उसके लिए बहुत आसान था। ईशानी ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। बस ईशानी ने आर्यन को बिना कुछ कहे देखा, अपना मुंह फुलाया और न जाने क्या सोचने लगी। डिंग, होस्ट ने मुख्य नायिका ईशानी को ईर्ष्यालु जालस बना दिया। 200 विलेन पॉइंट्स प्राप्त हुए। अर्जुन का प्रोटैगनिस्ट ऑरा -10, होस्ट का विलेन ऑरा जोड़ 1-0। अचानक एक और नोटिफिकेशन आया। इसने आर्यन को सुखद आश्चर्य में डाल दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बातों का ऐसा असर होगा। ईशानी जल रही थी, लेकिन अगर सोचे तो ये सही भी था। वह इतनी सुंदर थी, पर उसकी क्लास के सबसे हैंडसम लड़के ने उसके सामने कह दिया कि दूसरी क्लास की लड़कियां ज्यादा सुंदर हैं। बेशक ईशानी को जलन होनी ही थी, पर उसकी जलन का कारण यह नहीं था कि वह आर्यन को पसंद करती थी। ये पूरी तरह से एक लड़की का स्वाभाविक रिएक्शन था। लड़कियों को एक दूसरे से तुलना करना पसंद होता है। इस बार उसे काफी कुछ हासिल हुआ था। आर्यन ने जल्दी से अपने आंकड़े चेक किए। होस्ट आर्यन राठौड़, कॉम्बैट स्ट्रेंथ 89, चार्म 268, विलेन ऑरा 149, विलेन पॉइंट्स 300, कौशल कोई नहीं। उसे याद था कि उसका विलेन ऑरा 99 पॉइंट से शुरू हुआ था। थोड़े ही समय में ये 50 पॉइंट्स बढ़ गया। ये रफ्तार काफी अच्छी थी। आर्यन का मूड बहुत बढ़िया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लंच ब्रेक, क्लास में कुछ थके हुए छात्र अपनी डेस्क पर सिर रखकर झपकी ले रहे थे। कुछ 2-3 के समूहों में फुसफुसा रहे थे। बेशक कुछ मेहनती छात्र पढ़ाई में जुटे थे, लेकिन कुछ बस दिखावा कर रहे थे। जैसे कि अर्जुन, उसके हाथ में किताब थी पर उसका ध्यान कहीं और था। उसकी नजरें बार बार ईशानी की ओर जा रही थीं। उस समय ईशानी ध्यान लगाकर सवाल हल कर रही थी। अर्जुन उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। कुछ देर इंतजार करने के बाद ईशानी ने अपना पेन नीचे रखा और ऐसा लगा कि अब वह फ्री है। अर्जुन खुश हुआ और जल्दी से उठा। वह सवाल पूछने के बहाने उसके करीब जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह अपनी कुर्सी से उठा, वह गुस्से में वापस बैठ गया। ये कमबख्त आर्यन, अर्जुन ने मन ही मन गुस्से में कोसा। दूसरी ओर आर्यन ईशानी की सहेली के पास गया और हमेशा की तरह पूछा, सुनो, क्या हम सीट बदल सकते हैं? उसने सुनो इसलिए कहा क्योंकि उसे ईशानी की सहेली का पूरा नाम याद नहीं था। उसे बस इतना पता था कि उसका नाम काव्या जैसा कुछ है। मूल कहानी में विलेन आर्यन को ऐसा दिखाया गया था कि वह ईशानी के अलावा किसी और लड़की को घास नहीं डालता था, इसलिए उसे ईशानी की सहेली का नाम न पता होना स्वाभाविक था। आर्यन ने जब ट्रांसमिग्रेट किया और यादें हासिल की तो उसे उसका नाम नहीं मिला। लेकिन सच तो यह था कि ईशानी की सहेली भी काफी प्यारी थी। वह भी एक सुंदरी थी। अगर 100 में से नंबर देने हो तो ईशानी को 95 और उसकी सहेली को 90 मिल सकते थे। आर्यन की आवाज सुनकर डेस्क पर पढ़ रही लड़की ने अपना सिर उठाया और एक हैंडसम लड़के का चेहरा देखा। उस लड़के की आंखों ने लड़की के दिल की धड़कन बढ़ा दी।
लड़की अपनी घबराहट छुपाने के लिए तुरंत सिर झुका लिया। मैं काव्या हूँ। उसकी आवाज में थोड़ी निराशा थी। बोलते बोलते काव्या ने तुरंत अपनी जरूरत की किताबें उठाई और आर्यन के लिए जगह खाली कर दी। ओह काव्या, ठीक है, मुझे याद रहेगा, आर्यन ने बड़े ही सलीके से जवाब दिया। फिर उसने काव्या की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। भले ही यह काव्या काफी सुंदर थी, पर अगर वह मुख्य नायिका नहीं थी तो आर्यन को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उससे विलेन पॉइंट्स तो मिलने वाले नहीं थे, लेकिन आर्यन यह नहीं जानता था कि उसका ये छोटा सा वाक्य काव्या के कानों में शहद की तरह मीठा लगा। फिर वह खुशी खुशी आर्यन की डेस्क की ओर दौड़ गई। हमेशा की तरह उसने आर्यन की डेस्क पर बिखरी किताबें सलीके से रखी। उसने उसकी कॉपी पर लिखी साफ सुथरी हैंडराइटिंग की तारीफ की। वह डेस्क पर झुकी और धीरे से उस हल्की सी खुशबू को महसूस किया जो आर्यन की थी। काव्या उस एहसास में खो गई थी। एपिसोड 5। जैसे ही काव्या अपने ख्यालों में खोई थी, एक चिड़चिड़ी आवाज ने उसे टोक दिया। काव्या, मुझे ये मैथ्स का सवाल समझ नहीं आ रहा, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? काव्या ने सिर घुमाया और एक गोल चेहरे वाले लड़के को देखा। इस लड़के का नाम गोलू था। वह काफी मोटा था, शक्ल औसत थी और पढ़ाई में फिसड्डी। काव्या गोलू पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहती थी। उसने बस कॉपी पर सवाल का हल लिख दिया और गोलू से कहा कि वह खुद इसे समझ ले। फिर उसने कहा, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। गोलू और सवाल नहीं पूछना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप वहां से चला गया। वह उदास होकर अपनी सीट पर लौट आया। मोटे, क्या तू उसे पसंद करता है? उसके बगल में बैठे अर्जुन ने मजे लेते हुए पूछा। नहीं, बकवास मत कर, गोलू ने तुरंत मना कर दिया। दिखावा मत कर, मैं तेरी आंखों में देख सकता हूँ। तुझे इसे राज रखना होगा, किसी को बताना मत। चिंता मत कर, मैं भी तुझे एक राज बताता हूँ। मुझे ईशानी पसंद है, अब हम बराबर हैं। लगता है हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। गोलू ने आह भरी। मैं तुझसे अलग हूँ। ईशानी आज नहीं तो कल मेरी ही होगी। वह देर सबेर मेरी औरत बनेगी। अर्जुन पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला। देख, आर्यन और ईशानी हमेशा अपनी पढ़ाई के बारे में बात करते रहते हैं। वे हमेशा हंसते बोलते रहते हैं। क्या पता उनके बीच प्यार की चिंगारी जल जाए, फिर तेरा कुछ नहीं होगा। गोलू ने दूर की सीटों पर बैठे उस हैंडसम लड़के और सुंदर लड़की की ओर इशारा किया। वह आर्यन एक नंबर का बुजदिल है जो अपनी हरकतों को स्वीकार नहीं करता। मैं जल्द ही उसका असली चेहरा सबके सामने लाऊंगा। जब वह समय आएगा, ईशानी उसे घास भी नहीं डालेगी। अर्जुन ने नफरत के साथ कहा। आर्यन सच में बहुत परेशान करता है। वह हमेशा काव्या को अपनी सीट छोड़ने के लिए कहता है। वह भी लोगों को सबक सिखाना सीख जाएगी। तू बस ईशानी का दिल जीत ले, मुझे तुझसे बहुत उम्मीदें हैं। गोलू भी काफी नाखुश था। तेरी बातें सच हों, अगर ईशानी मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो मैं उसे पक्का कहूंगा कि वह काव्या के सामने तेरे लिए अच्छी बातें कहे। उन दोनों की दोस्ती को देखते हुए उस समय तेरे लिए भी काव्या को पटाना मुमकिन होगा। अर्जुन ने गोलू के कंधे थपथपाए। भाई, याद रखना तूने क्या कहा है। गोलू तुरंत उत्साहित हो गया। अर्जुन के प्रति उसका सम्मान बढ़ गया। कभी कभी पुरुषों की दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है। ईशानी और काव्या न केवल सहपाठी थी बल्कि बहुत अच्छी दोस्त भी थी। वे कैंपस में हमेशा साथ रहती थीं। ईशानी की बातों का काव्या पर काफी असर पड़ता था। तुझे उन तीनों बेवकूफों पप्पू, टिंकू और शेरा को 30,000 रुपए हर्जाना देना है। यह कोई छोटी रकम नहीं है। अगर तेरे घर वालों को पता चला तो वे बहुत गुस्सा होंगे। तूने सोचा है कि क्या बोलेगा? गोलू और अर्जुन की दोस्ती गहरी हो गई थी, इसलिए उसे अर्जुन की मुसीबत की चिंता होने लगी। कल छुट्टी है, मेरे पास इसे सुझाने का अपना तरीका है, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। अरे, तू चोरी करने का तो नहीं सोच रहा? गोलू हैरान था। उसे याद था कि अर्जुन का परिवार बहुत गरीब है। बिल्कुल नहीं, मैं जीतने की योजना बना रहा हूँ, अर्जुन ने रहस्यमय अंदाज में कहा। जुआ, ये तो बहुत जोखिम भरा है। क्या तूने नहीं सुना कि जुए में 10 में से 9 लोग हारते हैं? 10 में से 9 हारते हैं, तो क्या एक के जीतने की उम्मीद नहीं है? मैं वही 10% हूँ और मुझे पूरा यकीन है। बस शुरू करने के लिए थोड़े पैसों की कमी है। अर्जुन ने गोलू की ओर देखते हुए अचानक पूछा। तेरे पास पैसे हैं? क्या तू मुझे कुछ उधार दे सकता है? मेरे पास 1000 हैं। भाई, तू तो बहुत अमीर है। क्या? मेरा परिवार बहुत गरीब है। मैंने ये पैसा आधे साल से ज्यादा समय तक कंजूसी करके बचाया है। मैं इस महीने काव्या के जन्मदिन के लिए एक अच्छा तोहफा खरीदना चाहता हूँ। मुझे इमरजेंसी के लिए पैसे दे दे। मैं काव्या के जन्मदिन से पहले तुझे पक्का लौटा दूंगा। यह ठीक है, पर तुझे समय पर लौटाने होंगे। चिंता मत कर, मैं पक्का लौटा दूंगा। अगर नहीं लौटा पाया तो अपना सिर काटकर तुझे उस पर बैठने दूंगा, अर्जुन ने कसम खाई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दिन की क्लासेस आखिरकार खत्म हो गईं। स्कूल के गेट पर छात्र एक एक करके घर जा रहे थे। घर जाने के कई तरीके थे, कोई साइकिल पर, कोई बस में, तो किसी को निजी कारें लेने आई थी। स्कूल के गेट पर खड़ी एक रेंज रोवर सबका ध्यान खींच रही थी। लड़कों की ईर्ष्या भरी और लड़कियों की दीवानी निगाहों के बीच आर्यन उस कार में बैठ गया। छोटे मालिक, क्या सीधे घर चलें? करीब 40 साल के ड्राइवर ने सम्मान के साथ पूछा। पहले पास की किसी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के पास चलो, आर्यन ने कहा। ड्राइवर हैरान था, पर उसने कुछ नहीं पूछा और कार स्टार्ट कर दी। जो नहीं पूछना चाहिए उसे न पूछना ही बेहतर है। वह लगभग 10 साल से राठौड़ परिवार का ड्राइवर था, इसलिए वह ये नियम जानता था। कुछ देर बाद रेंज रोवर एक मध्यम आकार की डिटेक्टिव एजेंसी के सामने रुकी। आर्यन अकेला अंदर गया। उसने इंचार्ज को ढूंढा और एक साधारण सा दस्तावेज थमाया। इस दस्तावेज में अर्जुन के बारे में जानकारी थी, उसकी फोटो और घर का पता। फोटो आर्यन के एक चेले ने खींची थी और पता छात्र पंजीकरण जानकारी से निकाला गया था। अर्जुन का पीछा करो और उसकी हर गतिविधि की रिपोर्ट मुझे पल पल देते रहो। यह आर्यन की मांग थी। शुरू में एजेंसी ने मना कर दिया। उनका कहना था कि वे एक प्रतिष्ठित एजेंसी हैं और जासूसी नहीं करते। लेकिन जैसे ही आर्यन ने 3 गुना कीमत देने की बात कही, सामने वाले का रवैया तुरंत बदल गया और उसने काम स्वीकार कर लिया। 3 गुना कीमत असल में सिर्फ 30,000 रुपये थी। आर्यन जैसे अमीर खानदान के वारिस के लिए ये कुछ भी नहीं था। अपना फोन नंबर छोड़कर आर्यन वहां से निकल गया और डिटेक्टिव एजेंसी ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात का समय, राठौड़ हवेली, शानदार डाइनिंग रूम में आर्यन अकेला खाना खा रहा था। मेज पर 1 दर्जन से ज्यादा व्यंजन थे। ये किसी 5 सितारा होटल के शेफ का काम था। स्वाद में कोई कमी निकालना मुश्किल था। कुछ नौकर पास ही खड़े थे। आर्यन की किसी भी जरूरत को वे तुरंत पूरा करने के लिए तैयार थे। आर्यन काफी भावुक महसूस कर रहा था। अपने पिछले जीवन में वह एक गरीब इंसान था। ऐसी आश जिंदगी उसके लिए बस एक सपना थी और अब वह सपना हकीकत बन चुका था। उसके माता पिता घर पर नहीं थे, पर यह भी अच्छा था। आर्यन को फिलहाल उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार पिछले जन्म में वह अनाथ था और इस दुनिया में आने के बाद उसे उनके प्रति कोई लगाव महसूस नहीं हो रहा था। उसके पिता एक बड़े बिजनेस टाइकून थे। उन्हें राठौड़ परिवार के कई बिजनेस संभालने होते थे, इसलिए वे हर दिन व्यस्त रहते थे। उन्हें महीने 2 महीने न देखना आम बात थी। और उसकी माँ एक रईस खानदान की बेटी थी। उनकी अपनी एक कंपनी थी और वे भी काफी व्यस्त रहती थी। जो थोड़ा बहुत खाली समय मिलता उसमें वे ब्यूटी सैलून चली जाती थी। आर्यन की यादों में उसे अपने माता पिता के साथ बिताने का मौका बहुत कम मिला था। माता पिता के तौर पर उन्हें इस बात का पछतावा था, इसलिए उन्होंने इस कमी को पूरा करने के लिए अपने बेटे को हद से ज्यादा लाड प्यार दिया। वह जो मांगता वे उसे तुरंत दे देते। मूल कहानी में आर्यन मुख्य पात्र से लड़ रहा था, पर अंत में पूरा राठौड़ परिवार और उसके ननिहाल वाले भी मुख्य पात्र के खिलाफ खड़े हो गए। ये सब उसी बिना शर्त लाड प्यार की वजह से था। वैसे देखा जाए तो विलेन अमीर शहजादों को घर के बड़े बिगाड़ देते हैं। क्या ये कहानियों का आम हिस्सा नहीं है? सोचिए, अगर विलेन मुख्य पात्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और उसके माता पिता कहें, नालायक बेटे, तू इतना बुरा काम कैसे कर सकता है? चुप हो जा, अगर दोबारा ऐसा कहा तो मैं तुझे बेदखल कर दूंगा। अगर ऐसा होता तो कहानी आगे कैसे बढ़ती? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगला दिन रेंज रोवर में बैठे आर्यन को डिटेक्टिव एजेंसी से अर्जुन की लोकेशन की महत्वपूर्ण जानकारी मिली। अर्जुन एक अंडरग्राउंड कैसीनो जुए के अड्डे में घुसा था। लगता है मेरा अंदाजा सही था। ये खबर सुनकर आर्यन को कोई हैरानी नहीं हुई। आर्यन ने कई वेब उपन्यास पढ़े थे। वह जानता था कि जिन नायकों के पास एक्स-रे विजन होता है वे जल्द से जल्द पैसा कमाने के लिए 2 ही तरीके अपनाते हैं, एक रत्नों का जुआ और दूसरा पैसों का जुआ।
चंद्रगढ़ शहर में रत्नों का जुआ नहीं था, उसके लिए कहीं दूर जाना पड़ता। वह बहुत सिरदर्द वाला काम था, इसलिए आर्यन ने सीधे ड्राइवर को उसी अंडरग्राउंड कैसीनो की ओर चलने को कहा। करीब 15 मिनट बाद वह अपनी मंजिल पर पहुंच गया। समय के हिसाब से अर्जुन कुछ देर से जुआ खेल रहा होगा। हालांकि आर्यन को कोई जल्दी नहीं थी। अर्जुन का परिवार गरीब था, इसलिए उसके पास पूंजी सीमित थी। ऐसी स्थिति में 30,000 रुपये जीतने में उसे समय जरूर लगेगा। इसके अलावा मुख्य पात्र के रूप में अर्जुन होशियार भले न हो पर मूर्ख भी नहीं था। अगर वह कम समय में इतने पैसे जीत भी जाता तो वह ऐसा नहीं करता, क्योंकि इससे सबकी नजरें उस पर टिक जाती। आर्यन अंडरग्राउंड कैसीनो के काउंटर पर चिप्स बदलने गया। एक चटक कपड़े पहनी युवती ने पूछा, हैंडसम, कितने के चिप्स चाहिए? 5 लाख। 5 लाख? क्या आप पक्का कह रहे हैं? युवती हक्की बक्की रह गई। इस अंडरग्राउंड कैसीनो का स्तर बहुत बड़ा नहीं था। जो जुआरी एक बार में 50,000 के चिप्स बदलता उसे बड़ा ग्राहक माना जाता था। उसने पहली बार किसी को 5 लाख रुपए के चिप्स एक साथ बदलते देखा था। कार्ड स्वाइप करो, पासवर्ड 6,66,666 है। आर्यन ने बिना फालतू बात किए कार्ड थमा दिया। युवती ने कोशिश करने के इरादे से मशीन चलाई। कार्ड सफलतापूर्वक स्वाइप हो गया। ये वाकई काम कर गया। युवती की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने सहकर्मी को काउंटर संभालने को कहा और खुद आर्यन का स्वागत करने बाहर आ गई। एक बार में 5 लाख के चिप्स, ये तो बहुत बड़ा ग्राहक था। और उसके कपड़ों से लग रहा था कि वह कोई रईस शहजादा है जो अभी अभी यहाँ आया है। ये तो एक मोटी भीड़ थी जिसे हलाल किया जा सकता था। हैंडसम, आप क्या खेलना चाहेंगे? मैं आपको सब बता सकती हूँ। युवती इतनी उत्साहित थी जैसे उसके शरीर में हड्डियां ही न हो। वह लगभग आर्यन पर झुकने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह चुपाती, आर्यन एक कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में साफ तौर पर नफरत थी। युवती झेपकर वापस सीधी खड़ी हो गई। मुझे तुम्हारे यहाँ खेलने का तरीका पसंद नहीं है। मैं अपने तरीके से जुआ खेलना चाहता हूँ। 5 लाख के चिप्स और एक ही राउंड में हार जीत का फैसला होगा, आर्यन ने कहा। हैंडसम, ये छोटी जगह है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी जुआरी इतना बड़ा दांव स्वीकार करेगा। वह लड़की हैरान थी। तुम अपने बॉस से पूछो और देखो कि क्या उसकी दिलचस्पी है। युवती तुरंत संदेश पहुंचाने गई। कुछ मिनटों बाद वह लौटी और आर्यन को एक अलग केबिन में ले गई। वहां एक गाड़ी वाला आदमी बैठा था जिसके चेहरे के बाईं ओर एक लंबा निशान था। साफ था कि वह कोई मामूली इंसान नहीं था। दोस्त, मुझे मंजूर है। तुम कैसे खेलना चाहते हो? निशान वाले आदमी ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए आर्यन को देखा। आर्यन ने ताश की एक नई गड्डी मंगवाई। चलो गोल्डन फ्लावर खेलते हैं। हालांकि हर व्यक्ति को सिर्फ एक ही पत्ता दिया जाएगा। जिसका पत्ता सबसे बड़ा वो जीतेगा। इस तरह के खेल में अगर कोई धोखाधड़ी न करे तो ये पूरी तरह किस्मत पर निर्भर करता है। उस आदमी ने आर्यन को गहराई से देखा। थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसने कहा, ठीक है। पत्ते फेंकने के बाद आर्यन और उस आदमी ने एक एक पत्ता निकाला। आर्यन शांत और स्थिर था। उसे अपना पता देखने की कोई जल्दी नहीं थी। उस आदमी का चेहरा तो शांत था, पर मन ही मन वह बहुत घबराया हुआ था। वह सालों से कैसीनो चला रहा था और उसने कई लोगों के साथ जुआ खेला था, पर यह पहली बार था कि वह इतने बड़े दांव पर खेल रहा था। निशान वाले आदमी ने सावधानी से अपना पत्ता खोला। जब उसने देखा कि वह लाल का इक्का एस ऑफ हार्ट्स है तो वह खुशी से अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। अगर आर्यन को जीतना था तो उसका पत्ता हुकुम का इक्का एस ऑफ स्पेड्स होना चाहिए था। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम थी। अब तुम्हारी बारी है पत्ता दिखाने की। मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हारा पत्ता हुकुम का इक्का होगा, उस आदमी ने कहा। आर्यन ने अपने पत्ते का एक कोना उठाकर देखा। उसके चेहरे के हाव भाव अचानक थोड़े अजीब हो गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी। दुर्भाग्य से वह यहाँ पैसे जीतने नहीं आया था। लगता है मेरी किस्मत थोड़ी खराब है। तुम जीत गए। आर्यन ने अपना पत्ता नहीं दिखाया। उसने गुस्से का नाटक किया और पत्ता गड्डी में फेंक दिया। आर्यन को 5 लाख रुपए हारने का कोई दुख नहीं था। आखिर वह पॉकेट मनी ही तो थी। अब उसके कार्ड में 3 लाख से ज्यादा रुपए बचे थे। अगर वे भी खत्म हो जाते तो वह सीधे अपने माता पिता को फोन करता। एक पल में 1 और मिलियन की पॉकेट मनी उसके खाते में आ जाती। दूसरी तरफ निशान वाला आदमी अब पूरी तरह राहत महसूस कर रहा था। साथ ही वह खुश था क्योंकि उसने 5 लाख रुपए कमा लिए थे। दोस्त, तुमने इतना बड़ा दांव खेला। अभी मुझे लगा था कि तुम कोई धोखेबाज हो और खेल बिगाड़ने आए हो। मैं धोखेबाज नहीं हूँ, लेकिन मैंने अभी एक धोखेबाज को तुम्हारे कैसीनो में घुसते देखा है। आर्यन ने मौका देखकर बात घुमाई। यही उसका असली मकसद था। 5 लाख हारना बस एक अच्छा प्रभाव जमाने के लिए था। इस तरह बात करना आसान हो जाता। मेरे कैसीनो का नियम है कि जो भी धोखाधड़ी की हिम्मत करेगा उसका एक हाथ काट दिया जाएगा। तुम्हें कौन धोखेबाज लग रहा है? अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो मैं उसे पक्का नहीं छोड़ूंगा। उस आदमी के स्वर में जानलेवा गुस्सा था। तुम्हारे पास यहाँ कैमरे तो होंगे ही। हाँ बिल्कुल, वो तो जरूरी है। तो क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो? जल्द ही वह आदमी आर्यन को एक कंट्रोल रूम में ले गया। वहां दर्जनों हाई डेफिनेशन स्क्रीन लगी थी। वे हर मेज और हर जुआरी पर नजर रख सकते थे। जब तक जुआ चलता लोग स्क्रीन पर नजर रखते थे। पहला, ताकि कोई हंगामा न करे, और दूसरा, ताकि कोई बेईमानी न करे। कैसीनो की साख बहुत महत्वपूर्ण होती है। धोखेबाजों के प्रति वे बहुत सख्त थे। वह रहा। आर्यन ने कैमरे की स्क्रीन पर अर्जुन को ढूंढ लिया। वह एक छोटी सी मेज पर खेल रहा था। फुटेज चेक करो, देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, उस आदमी ने आदेश दिया। कंट्रोल रूम के कर्मचारियों ने फ्रेम दर फ्रेम चेक किया। हालांकि उन्हें धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं मिला। दोस्त, जिस लड़के की तुम बात कर रहे हो उसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा। निशान वाले आदमी ने अपनी बाहें सिकुड़ी। यह एक बहुत बड़े खिलाड़ी का शिष्य है। इसकी तकनीक इतनी शानदार है कि अगर तुम इसे गौर से भी देखोगे तो भी पता नहीं चलेगा। फुटेज देखना तो दूर की बात है। आर्यन ने झूठ बोलना शुरू किया। तुम किसी से कहो कि यह चेक करे कि यह लड़का कितनी पूंजी लेकर आया था और अब तक कितना जीत चुका है, आर्यन ने सुझाव दिया। उस आदमी ने तुरंत चेकिंग करवाई। जल्द ही खबर मिली। जब अर्जुन आया था उसने 1200 के चिप्स बदले थे और 5 मेजों पर खेला था। वह लगातार हार जीत, बिग और स्मॉल खेल रहा था। अब तक वह करीब 19 राउंड खेल चुका था। उसका रिकॉर्ड 10 जीत और 9 हार का था। ये डेटा सामान्य लग रहा था। ध्यान आकर्षित न करने के लिए अर्जुन वाकई बहुत सावधान था। हालांकि सावधानी के बावजूद कुछ चीजें छिपी नहीं रह सकती थीं। वह 16,000 रुपये जीत चुका था औसत नतीजे पर। उसने इतने पैसे जीत लिए थे। साफ था कि वह बड़ी जीत हासिल कर रहा था और छोटी हार झेल रहा था। इस लड़के की किस्मत तो बहुत अच्छी है। निशान वाला आदमी हैरान था। जुआ एक अजीब चीज है। कभी कभी जुआरियों की किस्मत बहुत चमकती है और वे हर तरह के पैसे जीत लेते हैं। उसने ऐसी स्थितियां पहले भी देखी थीं। उसकी किस्मत अच्छी है और मेरा अंदाजा है कि उसकी किस्मत तब तक अच्छी रहेगी जब तक वह कम से कम 30,000 न जीत ले, आर्यन ने लापरवाही से कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? वह आदमी उलझन में था। मैंने सुना है कि कई धोखेबाज जोखिम से बचने के लिए अपने लिए नियम तय करते हैं। मुझे इत्तेफाक से उसके नियमों का पता है। आर्यन ने देखा कि उस आदमी के माथे पर सिल्टें गहरी होती जा रही थीं। उसे पता था कि अब सही समय है। उसने समय देखने का नाटक किया और बात जारी रखी। पिछली बार जब मैं कहीं और खेल रहा था मुझे उस धोखेबाज के बारे में पता चला था। आज मैंने उसे यहाँ देखा तो बस बता दिया। असल में मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे अभी कुछ काम है इसलिए मैं निकलता हूँ। अगली बार फिर आऊंगा। इतना कहकर उसने उस आदमी के सवालों को अनसुना कर दिया और सीधे कैसीनो से बाहर निकल गया। आर्यन के जाने के बाद उस आदमी ने अपने लोगों से अर्जुन पर नजर रखने को कहा। जैसा कि आर्यन ने कहा था, अर्जुन की किस्मत वाकई अच्छी रही। चिप्स बढ़ते गए जब तक कि वह 35,000 के आसपास नहीं जीत गया। फिर वह आखिरकार रुक गया। वाकई वह एक धोखेबाज ही था। गेट पर उस सफेद टी शर्ट और छोटे बालों वाले लड़के को रोको। निशान वाले आदमी ने वॉकी टॉकी पर अपने आदमियों को आदेश दिया। एपिसोड 6, चिप्स बदलने वाले काउंटर पर अर्जुन का चेहरा उत्साह से लाल था और वह अपने दिल की धड़कन को काबू नहीं कर पा रहा था। उसने अभी चिप्स गिने थे और उसे पता था कि वह 35,000 रुपये जीत चुका है। इससे चेलों के इलाज के खर्च का मामला सुलझ सकता था और उसके पास कुछ हजार रुपये जेब खर्च के लिए भी बच जाते। सच तो यह है कि अर्जुन और जीतना चाहता था, लेकिन वह बहुत सावधान था और उसे डर था कि कहीं उसे नोटिस न कर लिया जाए और कोई अनावश्यक मुसीबत न खड़ी हो जाए।
बेशक इस जीत का स्वाद चखने के बाद उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने पहले ही दूसरे ठिकानों पर जाने की योजना बना ली थी। अपनी एक्स-रे विजन शक्ति के साथ कैसीनो उसके लिए एटीएम की तरह था। अमीर बनना बहुत आसान था। मेरा खेल खत्म हो गया, मुझे ये सब नकद दे दो। अर्जुन ने लड़की को चिप्स थमाए, लेकिन इससे पहले कि लड़की संख्या गिन पाती, पीछे से 7-8 खतरनाक दिखने वाले युवकों ने उन्हें घेर लिया। निशान वाला आदमी सांकुन भी पास आया और गुस्से में बोला, बच्चे, मेरे ठिकाने पर धोखाधड़ी करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? मैंने धोखाधड़ी की, कैसे? साबित करके दिखाओ। अर्जुन को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। भले ही उसने धोखाधड़ी की थी, लेकिन इसे साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। सांकुन ने अर्जुन को घूरा और अपने चेलों को चिल्लाकर आदेश दिया, इसे पकड़ो और पहले बांध दो। तेरी तो। अर्जुन की लड़ने की ताकत कम नहीं थी और वह एक बेरहम इंसान था। मामला बिगड़ता देख उसने सीधे सांकुन के पैर के बीचों बीच जोर से लात मारी। सांकुन दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। बाकी चेले हैरान रह गए और जल्दी से अपने बड़े भाई को उठाने दौड़े। वहां अफरा तफरी मच गई। अर्जुन ने फिर से मुक्का चलाया और रास्ता रोकने वाले 2 युवकों को गिराकर वह दरवाजे से भाग निकला। भाई भाई, क्या आप ठीक हैं? चेलों के एक समूह ने सांकुन को उठाया। सांकुन अपना पिछवाड़ा पकड़कर दर्द से करा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि 20 साल से कम उम्र का लड़का इतना बेरहम हो सकता है। पीछा करो उसका, पकड़कर लाओ उसे। सांकुन चिल्लाया। सांकुन जुए में बेईमानी के लिए अर्जुन का कम से कम एक हाथ काटना चाहता था और अब तो उसने हमला भी कर दिया था। सांकुन अब उसे और भी बुरी सजा देना चाहता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अड्डे के बाहर सड़क के कोने पर आर्यन अपनी रेंज रोवर में बैठा था। तभी उसने देखा कि कोई भागते हुए बाहर आ रहा है। वह घबराया हुआ हुलिया। क्या वह अर्जुन नहीं था? उसके पीछे 7-8 युवक चिल्लाते हुए भाग रहे थे। इस भाग दौड़ के बीच वे लोग जल्दी ही आर्यन की नजरों से ओझल हो गए। करीब 5 मिनट बाद वे 7-8 युवक खाली हाथ लौटे। साफ था कि अर्जुन सफलतापूर्वक भाग निकला था। आर्यन को लगा कि यह परिणाम बहुत सामान्य है। भले ही अर्जुन का प्रोटैगोनिस्ट और कमजोर हो गया था, लेकिन वह फिर भी मुख्य पात्र था। वह इतनी आसानी से कैसे पकड़ा जाता? डिंग। होस्ट ने मुख्य पात्र अर्जुन को उसकी पहली बड़ी कमाई करने से सफलतापूर्वक रोक दिया। अर्जुन का प्रोटैगोनिस्ट ऑरा -20, होस्ट का विलेन ऑरा जोड़ 20। होस्ट को 200 विलेन पॉइंट्स मिले। थोड़ी मेहनत और 5 लाख हारने के बाद वाकई में फसल अच्छी मिली थी। आर्यन ने खुशी खुशी अपने आंकड़े चेक किए। होस्ट आर्यन राठौड़, कॉम्बैट स्ट्रेंथ 89, चार्म 268, विलेन ऑरा 169, विलेन पॉइंट्स 500, कौशल कोई नहीं, 500 विलेन पॉइंट्स एक लकी ड्रॉ के लिए काफी थे। लेकिन आर्यन ने थोड़ा रुकने का सोचा। अगर पॉइंट्स खत्म हो गए और कोई नया पात्र सामने आया तो चेक करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। उसने कुछ और पॉइंट्स जमा करने का फैसला किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। छुट्टी के बचे हुए दिन में आर्यन ने अर्जुन की हरकतों पर नजर रखी। सांकुन ने दूसरे जुए के अड्डों पर खबर फैला दी थी, इसलिए अर्जुन में दोबारा कैसीनो जाने की हिम्मत नहीं हुई। सोमवार को स्कूल की क्लास हमेशा की तरह शुरू हुई। आर्यन सीटी बजाते हुए क्लास में आया। जब उसने अपनी डेस्क खोली तो देखा कि वह लिफाफों से भरी हुई थी। आर्यन ने कुछ खोले और पाया कि वे सब लड़कियों के प्रेम पत्र, लव लेटर्स थे। ये स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के होने की एक छोटी सी परेशानी थी, लेकिन प्रेम पत्र पढ़ने का एहसास वाकई अच्छा था। हर लड़की ने बड़े प्यार से अपनी भावनाएं व्यक्त की थीं। आर्यन को पढ़ने में मजा तो आया, पर कुछ देर बाद उसे किसी एक लड़की का चेहरा भी याद नहीं रहा। लेकिन एक बिना नाम वाला पत्र था जिसने गहरा प्रभाव छोड़ा। उसकी लिखावट कुछ जानी पहचानी थी। आर्यन ने ज्यादा गहराई में न जाते हुए उसे वापस डेस्क में रख दिया। दूसरी तरफ अर्जुन भी क्लास में आया, पर उसका चेहरा उतरा हुआ था। साफ था कि वह किसी गहरी चिंता में है। गोलू ने अर्जुन को एक तरफ ले जाकर बात की। क्या तूने छुट्टियों में पैसे जीते? गोलू ने धीरे से पूछा। मैंने 30,000 से ज्यादा जीते थे, पर एक हादसा हो गया। सब चले गए, अर्जुन ने माथे पर बल देते हुए कहा। तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अब मेरे 1000 रुपये कब लौट आएगा? मुझे महीने के अंत में काव्या को गिफ्ट देना है। गोलू अचानक थोड़ा चिंतित हो गया। गुस्सा मत कर, अभी काव्या के जन्मदिन में समय है ना, मैं लौटाने का कोई रास्ता निकाल लूंगा, अर्जुन ने उसे दिलासा दिया। उम्मीद है तू ऐसा ही करे। गोलू काफी नाखुश था। भले ही मर्दों की दोस्ती जल्दी होती है, पर एक औरत की वजह से टकराव होना भी उतना ही आसान है। गोलू काव्या के लिए दीवाना था। उसने आधा साल भूखे रहकर वे 1000 रुपये बचाए थे। अगर अर्जुन की वजह से उसका प्लान खराब होता तो गोलू का गुस्सा होना जायज था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आर्यन भाई, अर्जुन और गोलू के बीच लगभग झगड़ा होने ही वाला था। आर्यन ने लोगों को अर्जुन पर नजर रखने के लिए कहा था, इसलिए जैसे ही अर्जुन और गोलू की बात खत्म हुई, किसी ने आकर उसे खबर दे दी। उन्होंने क्या बात की? आर्यन ने पूछा। चेले ने आर्यन को उनकी बातचीत का पूरा हिस्सा बता दिया। अर्जुन के पास जो 1200 रुपये थे, उनमें से 1000 गोलू से उधार लिए गए थे। इन दोनों का रिश्ता काफी अच्छा लग रहा है, तो ये गोलू मुख्य पात्र के गुट का एक महत्वपूर्ण सहायक पात्र, सपोर्टिंग कैरेक्टर हो सकता है। आर्यन ने मन ही मन अंदाजा लगाया। शहरी उपन्यासों के हिसाब से हर नायक का एक मोटा जिगरी यार होता है। गोलू इस किरदार में बिल्कुल फिट बैठ रहा था। सिस्टम, गोलू की जानकारी चेक करो। चेक करने के लिए 100 विलेन पॉइंट्स चाहिए। क्या आप चेक करना चाहते हैं? हाँ। महत्वपूर्ण सहायक पात्र गोलू, मुख्य पात्र गुट, कॉम्बैट स्ट्रेंथ 69, चार्म 57, सपोर्टिंग कैरेक्टर और कोई नहीं, कौशल कोई नहीं। जैसा कि सोचा था, आर्यन ने पुष्टि की और फिर पूछा, सिस्टम, अगर मैं इनके बीच की दोस्ती तोड़ दूं तो क्या मुझे पॉइंट्स मिलेंगे? होस्ट को जवाब देते हुए, ऐसी कार्रवाई मूल कहानी को प्रभावित करेगी। आपको इनाम के तौर पर पॉइंट्स और ऑरा मिलेगा। समझ गया। आर्यन ने मन ही मन सिर हिलाया और सोचना शुरू किया। गोलू का अर्जुन के साथ अभी थोड़ा विवाद चल रहा है और इसकी मुख्य वजह काव्या है, तो मैं वहीं से शुरुआत कर सकता हूँ। लेकिन कैसे? काव्या। तभी आर्यन को एक बात याद आई। उसने अपनी डेस्क से वह बिना नाम वाला प्रेम पत्र निकाला और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी तो ये लिखावट जानी पहचानी लग रही थी। ये काव्या की लिखावट थी। काव्या की डेस्क पर पढ़ाई के कुछ नोट्स रहते थे। आर्यन ने कई बार सीट बदलते समय उन्हें देखा था। मुझ पर क्रश है, ये तो बहुत आसान है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लंच ब्रेक, जब ईशानी आसपास नहीं थी, आर्यन काव्या के पास गया। ईशानी को टीचर ने होमवर्क चेक करने के लिए बुलाया है, काव्या ने कहा। उसे आदत थी कि आर्यन हमेशा ईशानी को ही ढूंढता था। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। आर्यन मुस्कुराया और अपनी कातिल आंखों से सीधे काव्या को देखा। काव्या का चेहरा तुरंत लाल हो गया। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? ये तुमने लिखा है ना? आर्यन ने अपनी पीठ के पीछे छिपा हुआ बिना नाम वाला प्रेम पत्र काव्या को दिखाया। काव्या चौंक गई और जल्दी से मना करने लगी। नहीं, यह मैंने नहीं लिखा, यह मैं नहीं हूँ। ऐसा क्या? लेकिन इस खत की लिखावट और तुम्हारी डेस्क पर रखे नोट्स की लिखावट बिल्कुल एक जैसी क्यों है? आर्यन ने काव्या की डेस्क से एक छोटा सा नोट उठाया और तुलना की। लिखावट से साफ था कि यह एक ही इंसान ने लिखा है। काव्या समझ गई कि अब वह छिपा नहीं सकती। अगर मैंने तुम्हें कोई परेशानी पहुंचाई है तो मैं माफी मांगती हूँ। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। उसकी आवाज में बहुत ही विनम्रता और डर था। एक तरफा प्यार में ऐसा ही होता है, आप सामने वाले के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, आर्यन ने लापरवाही से तारीफ की, फिर काव्या के कान के पास झुककर फुसफुसाया। शाम की एक्स्ट्रा क्लास के बाद मैं स्कूल के गेट पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, पर किसी को बताना मत। काव्या ने सिर झुका लिया। वह झिड़की या मजाक सुनने के लिए तैयार थी, पर इन मीठे शब्दों ने उसे हैरान कर दिया। उसने शाम को मेरा इंतजार करने को कहा। इसका क्या मतलब है? क्या वही जो मैं सोच रही हूँ? काव्या को यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा वह सपना देख रही है। उसने अपनी जान पर चिकोटी काटी। दर्द असली था, ये सपना नहीं था। काव्या पूरी दोपहर और शाम इसी खुशी में डूबी रही। ईशानी ने देखा कि उसकी सहेली बार बार बिना वजह मुस्कुरा रही है, पर काव्या ने कुछ नहीं बताया। आर्यन ने उसे इसे राज रखने को कहा था। काव्या के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी। वह तुरंत नहीं निकली। उसने किताबों को समेटने का नाटक किया।
जब लगभग सब जा चुके थे तब उसने अपनी साइकिल उठाई और बाहर निकली। स्कूल के गेट पर स्ट्रीट लाइट के नीचे रेंज रोवर खड़ी थी। काव्या जानती थी कि यह कार आर्यन को लेने आती है। काव्या ने इंटरनेट पर इस कार की कीमत चेक की थी, करीब 7-8 करोड़ रुपए। आर्यन का परिवार बहुत अमीर था। दूसरी ओर उसके घर में लाख रुपए की कार भी नहीं थी। उसके और आर्यन के बीच का अंतर एक मामूली लड़की और एक राजकुमार जैसा था। काव्या ने हीन भावना महसूस करते हुए सिर झुका लिया। रेंज रोवर में आर्यन ने काव्या को देखा। वह बाहर आया। साइकिल स्कूल में ही छोड़ दो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुंचकर पता चल जाएगा। आर्यन काव्या को कार में ले गया। गाड़ी एक 5 सितारा होटल के सामने रुकी। आर्यन ने काव्या को उतारा और ड्राइवर को वापस जाने को कहा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? काव्या का चेहरा शर्म से लाल था। वह बहुत घबराई हुई थी। साथ में होमवर्क करेंगे, आर्यन ने आंख मारकर कहा। ठीक है, काव्या ने मूर्खों की तरह सिर हिलाया। फिर दोनों होटल के अंदर चले गए। आर्यन ने दिन में ही एक कमरा बुक कर लिया था। उसने प्रेसिडेंशियल स्वीट लिया था जो बहुत ही आलीशान था। एक रात का किराया 18,000 रुपये था। कमरे में पहुंचकर काव्या बहुत संकोची महसूस कर रही थी। उसने अपनी कॉपी निकाली और मेज पर होमवर्क करने लगी। आर्यन ने सीधे उसकी कॉपी ली और एक तरफ फेंक दी। क्या उसने इतना महंगा कमरा सिर्फ होमवर्क के लिए लिया था? मजाक मत करो, तुम मुझे बहुत पसंद करती हो, है ना? आर्यन ने पूछा। हाँ, काव्या ने शर्म से सिर हिलाते हुए कहा। कितना पसंद करती हो? आर्यन अपनी सम्मोहक आंखों से उसे देख रहा था। सब उस खत में लिखा है, काव्या ने अपने पैर की उंगलियों को देखते हुए कहा। जब तक तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो तुम मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो। क्या यही सच है? आर्यन ने खत का सार निकाला। काव्या ने सिर हिलाया। आर्यन को लगा अब सही समय है। उसने धीरे से कहा। मुझे ये बताते हुए डर नहीं लगता कि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मेरा इरादा एक ही समय में केवल एक गर्लफ्रेंड रखने का नहीं है। फिर भी क्या तुम मुझे पसंद करोगी? काव्या हैरान रह गई। करीब 5 सेकंड तक सुन्न रहने के बाद उसने दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा, हाँ। आर्यन समझ गया कि काव्या उसके लिए किस हद तक पागल है। इसे प्यार कहें या अंधभक्ति, पर आर्यन को यही चाहिए था। बहुत सी लड़कियां मुझे पसंद करती हैं और वे सुंदर भी हैं। मेरे पास बहुत से विकल्प हैं। तुम्हारे पास कोई खास फायदा नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। हालांकि मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर तुमने एक भी तोड़ी तो हमारे बीच सब खत्म हो जाएगा। आर्यन ने रुककर काव्या के जवाब का इंतजार किया। बताओ। काव्या इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। पहला, हमारा रिश्ता सार्वजनिक पब्लिक नहीं होगा। दूसरा, तुम्हारे अलावा मेरी और भी गर्लफ्रेंड्स हो सकती हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ मेरे प्रति वफादार रहना होगा। तीसरा, जब मैं दूसरी लड़कियों के पीछे जाऊं तो तुम कोई हंगामा नहीं करोगी। जरूरत पड़ने पर तुम्हें मेरी मदद भी करनी पड़ सकती है। चौथा, सिर्फ मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। पांचवां, अभी मैंने सोचा नहीं है, बाद में बता दूंगा। आर्यन की बातें सुनकर काव्या सन रह गई और उसे थोड़ा गुस्सा भी आया। ये शर्तें बहुत ज्यादा थीं। वह लड़का जिसे उसने इतना चाहा वह इतना बड़ा प्लेबॉय निकलेगा। आर्यन ने आगे जोड़ा। बेशक, जब भी मेरे पास समय होगा मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊंगा। त्योहारों और जन्मदिन पर तुम्हें महंगे गिफ्ट और नियमित रूप से पॉकेट मनी दूंगा, इतनी कि तुम संतुष्ट रहोगी। साथ ही तुम्हारी पढ़ाई अच्छी है पर टॉप यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ी कमी है। मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें तुम्हारी पसंद के कॉलेज में पहुंचा दूंगा। और जब तक तुम मेरी शर्तें मानोगी, भले ही मैं तुमसे बोर होकर तुम्हें छोड़ दूं, मैं यूनिवर्सिटी के बाद तुम्हारे लिए कम से कम 50,000 रुपये महीने वाली नौकरी का इंतजाम कर दूंगा। मैंने अपनी बात कह दी। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो दरवाजा वहीं है, तुम जा सकती हो। अगर मंजूर है तो यहीं रुको। कुछ सेकंड हिचकिचाने के बाद काव्या दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन वह बाहर नहीं गई, बल्कि उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। फिर उसने घर फोन किया और कहा कि वह अपनी एक सहेली के घर रुक रही है और आज रात वापस नहीं आएगी। काव्या जानती थी कि एक सामान्य रिश्ते में उन दोनों का कोई भविष्य नहीं था। अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन इस लड़के के साथ होना उसका सपना था। अब ये सपना सच हो रहा था। थोड़ा झुकना पड़े तो क्या हुआ? वैसे भी उसने इतने सारे फायदों का वादा किया था। भले ही ये लंबे समय तक न चले, कम से कम यह उसे एक ऐसी खूबसूरत याद देगा जो उसे पूरी उम्र याद रहेगी। वह अपनी जवानी पर पछताएगी नहीं। काव्या का फैसला देखकर आर्यन मुस्कुराया। अर्जुन और गोलू की दोस्ती तोड़ने के लिए काव्या एक बहुत महत्वपूर्ण मोहरा थी। आर्यन को इस मोहरे को मजबूती से अपने हाथ में रखना था। क्या वह बुरा था? बेशक, लेकिन एक विलेन के लिए यह बुनियादी गुण है। अगर वह एक अच्छा इंसान बनकर सामान्य तरीके से लड़ता तो मुख्य पात्र से कैसे मुकाबला करता? वह बस अपनी मौत का इंतजार करता। एपिसोड 7। उसने उसकी कोमलता का आनंद लिया। मैं तुम्हारी कौन से नंबर की गर्लफ्रेंड हूँ? काव्या ने उसकी बाहों में सिमटे हुए प्यार से पूछा। पहली। ये सुनकर काव्या की खुशी का ठिकाना न रहा। वह एक मासूम लड़की थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ आर्यन को ही चाहा था। इससे पहले उसने कभी किसी लड़के का हाथ तक नहीं पकड़ा था। क्या तुम जानती हो कि गोलू तुम्हें पसंद करता है? आर्यन ने अचानक पूछा। सच में? तभी तो वह रोज सवाल पूछने के बहाने मेरे पास आता रहता है। कितना चिड़चिड़ा है। अगर वह कल फिर आया तो मैं उसे पक्का इग्नोर कर दूंगी, काव्या ने शिकायत की। नहीं, तुम उसके सवालों के जवाब वैसे ही देना जैसे किसी साधारण सहपाठी को देती हो। जब तुम उसे समझा रही होगी तब एक लड़की तुम्हारे पास आएगी और तुमसे 1,000 रुपये वापस मांगेगी। तुम्हें थोड़ा दयनीय बनना होगा और कहना होगा कि तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं हैं। उस लड़की से थोड़ा समय मांगना, आर्यन ने रहस्यमय अंदाज में कहा। ऐसा क्यों? काव्या को समझ नहीं आया। आर्यन ने माथे पर बल दिया। मुझे आज्ञाकारी गर्लफ्रेंड पसंद है, वो नहीं जो हमेशा क्यों पूछती रहती हैं। मैं बहुत आज्ञाकारी हूँ, बिल्कुल एक बिल्ली के बच्चे की तरह। काव्या की आंखों में सिर्फ आर्यन था और वह मीठा मुस्कुराए। बिल्ली का बच्चा? हाँ, म्याऊं म्याऊं। उद्धरण चिन्ह। उसका अंदाज वाकई बहुत प्यारा था। काव्या बाहर से शांत और पढ़ाकू दिखती थी। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि उसका ऐसा रूप भी होगा। उसे लगा कि वह वाकई किस्मत वाला है। अगले दिन उसे क्लास के लिए जल्दी उठना था, इसलिए उसने समय बर्बाद नहीं किया। अगला दिन आर्यन काव्या को एक 5 सितारा होटल में नाश्ता कराने के बाद अपनी रेंज रोवर से स्कूल ले गया। स्कूल पहुंचने से थोड़ा पहले उसने काव्या को उतार दिया। दोनों एक के बाद एक स्कूल के अंदर गए। क्लास में जब वे मिले तो काव्या बहुत आज्ञाकारी थी और आर्यन के निर्देशों का पालन कर रही थी। वे ऐसे मिले जैसे सामान्य सहपाठी हो, मानो कल रात कुछ हुआ ही न हो। ब्रेक के दौरान ईशानी और काव्या साथ में बाथरूम गईं। काव्या, तुम इतना हिचकिचाकर क्यों चल रही हो? तुम बहुत अजीब लग रही हो, ईशानी ने उत्सुकता से पूछा। कल शाम की क्लास से लौटते वक्त मेरा पैर मुड़ गया था, इसलिए चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, काव्या ने मुस्कुराते हुए झूठ बोल दिया। अरे, क्या ज्यादा चोट लगी है? दिखाओ मुझे, ईशानी ने चिंता जताई। जरूरत नहीं है, छोटी सी बात है, मैंने मरहम लगा लिया है, 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हें सहारा देती हूँ। लंच ब्रेक के समय गोलू हंसते हुए काव्या के पास पढ़ाई के कुछ सवाल लेकर आया। काव्या का मन तो उसे भगाने का था, पर आर्यन की बात याद करके उसने शांति से सवाल समझाया। तभी दूसरी क्लास की एक लड़की अंदर आई और काव्या से अपने 1,000 रुपये वापस मांगे। काव्या ने आर्यन के कहे अनुसार नाटक किया। वह दयनीय बन गई और समय मांगा। वह लड़की कुछ कड़वी बातें कहकर चली गई। गोलू ने ये सब देखा और उसका दिल टूट गया। उसने सीधे अर्जुन को गलियारे में बुलाया और उससे अपने 1,000 रुपये वापस मांगे। लेकिन अर्जुन के पास पैसे नहीं थे। गोलू काव्या की मदद करने के लिए इतना उतावला था कि वह आपा खो बैठा। वह अर्जुन से लड़ने पर उतारू हो गया। जहां वे बहस कर रहे थे वह जगह टीचर के ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं थी। आर्यन और ईशानी उस समय टीचर से मैथ्स के कुछ कठिन सवाल पूछ रहे थे। उन्हें बाहर की बहस सुनाई दे रही थी। आर्यन समझ गया कि एक आवाज अर्जुन की है। ये साफ था कि उसके इशारे पर गोलू और अर्जुन के बीच दरार पड़ चुकी थी। डिंग, होस्ट ने मुख्य पात्र अर्जुन और महत्वपूर्ण सहायक पात्र गोलू के बीच की दोस्ती को सफलतापूर्वक तोड़ दिया। 200 विलेन पॉइंट्स मिले। अर्जुन का प्रोटैगनिस्ट और -10, होस्ट का विलेन और जोड़ 1 0। आर्यन का मकसद पूरा हुआ। उसने अपना स्टेटस चेक किया। विलेन पॉइंट्स 600, विलेन और 179। अर्जुन की स्थिति खराब थी और आर्यन अब आग में घी डालने वाला था।
तारांकन पहली चाल, तारांकन उसने प्राइवेट जासूस से अर्जुन का कैसीनो जाते हुए वीडियो लिया और उसे स्कूल के फोरम पर डाल दिया। स्कूल के नियमों के अनुसार जुआ खेलना लड़ने से भी बड़ा अपराध था। अर्जुन पहले ही गलती कर चुका था, अब उसे स्कूल से निकाला भी जा सकता था। तारांकन दूसरी चाल, तारांकन सांगकुन के गुंडे अभी भी अर्जुन को ढूंढ रहे थे। आर्यन ने चुपके से उनकी मदद की। अब अर्जुन के लिए स्कूल के अंदर और बाहर दोनों तरफ खतरा था। उसका सिर चकराने वाला था। शाम के समय आर्यन बास्केटबॉल खेल रहा था और लड़कियां उसका हौसला बढ़ा रही थीं। तभी एक पुलिस कार स्कूल के अंदर आई। 2 वर्दीधारी जवान बाहर निकले, उनमें से एक के हाथ में सम्मान पत्र सिल्क बैनर था। कुछ ही देर बाद प्रिंसिपल साहब की आवाज लाउडस्पीकर पर गूंजी। उन्होंने बताया कि स्कूल के एक छात्र ने जुआ खेलने वालों के एक गिरोह की खबर दी थी, जिससे पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उस छात्र को सम्मान पत्र और 40,000 रुपये का इनाम दिया गया। ये सुनकर आर्यन वहीं गाली देने वाला था। भले ही नाम नहीं लिया गया, पर उसे 100% यकीन था कि वह छात्र अर्जुन ही है। सांगकुन का कैसीनो बरसों से चल रहा था और अर्जुन के एक फोन ने उसे तबाह कर दिया। हैरानी की बात तो यह थी कि अर्जुन को 40,000 रुपये मिले। अब वह पप्पू और बाकियों को 30,000 रुपये हर्जाना दे सकता था और गोलू के 1,000 रुपये भी लौटा सकता था। उसकी पिछली गलतियां इस नेक काम की वजह से माफ कर दी गईं। आर्यन की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। तारांकन मुख्य पात्र की किस्मत प्रोटैगनिस्ट हेलो वाकई कमाल की थी। तारांकन योजक चिन्ह। शाम की एक्स्ट्रा क्लास का समय होने वाला था। अर्जुन का चेहरा अब चमक रहा था। क्लास टीचर स्नेहा मैम अंदर आई और अर्जुन को अपने ऑफिस बुलाया। सुरक्षा के लिए प्रिंसिपल ने नाम नहीं लिया था, पर स्नेहा मैम को सब पता था। वे उसे शाबाशी देना चाहती थीं। आर्यन को बेचैनी होने लगी। स्नेहा मैम मुख्य नायिकाओं में से एक थीं। कहानियों के हिसाब से जब नायक और नायिका अकेले मिलते हैं तो कुछ न कुछ जरूर होता है। आर्यन ने एक इंग्लिश टेस्ट पेपर उठाया और ऑफिस की ओर चल दिया। ऑफिस में स्नेहा मैम अर्जुन की तारीफ कर ही रही थी कि आर्यन पहुंच गया। उसने देखा कि ऑफिस में बाकी 10 टीचरों की सीटें खाली थीं, सिर्फ स्नेहा मैम वहां थीं। अगर वह नहीं आता तो अर्जुन और स्नेहा मैम अकेले होते। मुख्य पात्र का ऑरा ऐसे ही माहौल बनाता है। स्नेहा मैम ने आर्यन के सवालों के जवाब देना शुरू किया। अर्जुन उसे बगल से ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे उसे जान से मार देगा। अर्जुन अक्सर इस खूबसूरत टीचर के बारे में सपने देखता था और आज जब मौका मिला तो आर्यन बीच में आ गया। आर्यन ने जानबूझकर घंटी बजने तक बात खींची। एक्स्ट्रा क्लास भी पढ़ाई ही थी, इसलिए स्नेहा मैम मना नहीं कर सकी। अर्जुन को मजबूरी में वहां से जाना पड़ा, लेकिन कुछ मिनट बाद अर्जुन भी इंग्लिश पेपर लेकर वापस आ गया। वह स्नेहा मैम के साथ अकेले होने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। अर्जुन, स्नेहा मैम थक गई हैं, हम एक ही पेपर हल कर रहे हैं, मुझे इसके सब जवाब पता है। तुम्हें जो पूछना है मैं समझा देता हूँ, आर्यन ने बड़े ही सलीके से कहा। अर्जुन, नहीं, कहने ही वाला था कि स्नेहा मैम बोल पड़ी, आर्यन सही कह रहा है। अर्जुन, जब आर्यन तुम्हारी मदद कर रहा है तो उसे समझ लो। स्नेहा मैम 20 मिनट से बोल रही थी, उनका गला सूख गया था। वे आर्यन की मदद पाकर खुश थीं। अर्जुन बहुत चिढ़ा हुआ था, पर मैम के सामने कुछ नहीं कह सका। उसने दांत पीसकर आर्यन से कहा, तारांकन शुक्रिया। तारांकन कोई बात नहीं, आर्यन ने मजे लेते हुए जवाब दिया। उन दोनों की नजरें मिली और उनमें चिंगारियां थीं। डिंग, होस्ट ने मुख्य पात्र अर्जुन और मुख्य नायिका स्नेहा मैम को अकेले रहने से सफलतापूर्वक रोक दिया। 200 विलेन पॉइंट्स मिले। आर्यन मुस्कुराते हुए ऑफिस से निकला। मोड़ मुड़ते ही वह पीटी टीचर से टकराते बचा। पीटी टीचर का नाम जीतू सर था। वे एक तगड़े और हटे कट्टे आदमी थे। उनके हाथ में एक बड़ा लिफाफा था। हवा में गुलाबों की खुशबू थी। आर्यन समझ गया कि जीतू सर स्नेहा मैम को प्रपोज करने जा रहे हैं। जीतू सर जैसे पहलवान में स्नेहा मैम जैसी सुंदरी की कोई दिलचस्पी नहीं होने वाली थी। आर्यन को समझ आया कि यह भी एक चाल थी। अगर वह अर्जुन को ऑफिस से नहीं निकालता तो अर्जुन वहां होता और जीतू सर को भगाकर स्नेहा मैम का हीरो बन जाता। जीतू सर बस नायक नायिका को करीब लाने का एक जरिया टूर थे। आर्यन वापस ऑफिस की ओर मुड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि जीतू सर घुटनों के बल बैठे हैं और गुलाबों का गुलदस्ता लिए स्नेहा मैम को प्रपोज कर रहे हैं। स्नेहा मैम के चेहरे पर साफ नफरत थी। आर्यन ये सब पहले ही भांप चुका था। एपिसोड 8, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आर्यन ने जीतू सर की ओर देखा। जीतू सर, साफ दिख रहा है कि स्नेहा मैम की आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर आप जबरदस्ती पीछे क्यों पड़े हैं? आर्यन बेटा, ये हम टीचरों के बीच का मामला है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, समझे? जीतू सर अपनी कोशिश खराब होने से नाराज थे, पर वे आर्यन पर बरसने की हिम्मत नहीं कर पाए। मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ, पर लगता है आपको समझ नहीं आ रहा। आर्यन सीधे जीतू सर के सामने गया, उनके हाथ से गुलदस्ता छीना और उसे कचरे के डिब्बे में डाल दिया। अगर दोबारा स्नेहा मैम को परेशान करने की हिम्मत की तो न केवल मैं आपको स्कूल से निकलवा दूंगा, बल्कि किसी से आपके पैर भी तुड़वा दूंगा। अब दफा हो जाए। उसके शब्द राजसी और दबंगई से भरे थे। एक टीचर होने के नाते एक छात्र द्वारा दी गई धमकी से जीतू सर बहुत गुस्से में थे, पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और दम दबाकर वहां से निकल गए। वे बिना किसी ऊंची पहुंच के एक मामूली पीटी टीचर थे। आर्यन के परिवार के पास पैसा और रसूख दोनों थे। उनके लिए एक छोटे से टीचर से निपटना बहुत आसान था। जीतू सर की हिम्मत ही नहीं हुई कि वे आगे कुछ बोलें। डिंग, होस्ट ने मुख्य पात्र और नायिका की मदद करने वाले साधारण टूल से निपट लिया और मूल कहानी को बदल दिया। 100 विलेन पॉइंट्स प्राप्त हुए। सिस्टम का नोटिफिकेशन पाकर आर्यन बहुत खुश नहीं हुआ। 100 विलेन पॉइंट्स, क्या ये कुछ ज्यादा ही कम नहीं थे? क्या ऐसे साइड कैरेक्टर्स इतने सस्ते थे? ऊपर से उसने स्नेहा मैम को उनके चिड़चिड़े चाहने वाले से बचाया, पर मैम की अनुकूलता फेवरेबिलिटी उसके प्रति क्यों नहीं बढ़ी? क्या स्नेहा मैम का दिल जीतना बहुत मुश्किल था, या फिर टीचर स्टूडेंट वाला रिश्ता बीच में आ रहा था? या शायद उसके शब्दों ने जीतू सर के साथ साथ स्नेहा मैम को भी डरा दिया था? क्या वे उसे अब एक बुरा लड़का समझ रही थी? आर्यन कुछ देर तक इसकी वजह नहीं समझ पाया तो उसने ज्यादा सोचना छोड़ दिया, पर उसे यकीन था कि जीतू सर अब स्नेहा मैम का पीछा नहीं करेंगे। आर्यन ने मन ही मना भरी, विलेन होने का अपना ही फायदा है, बस 2 कड़वे बोल बोले और सामने वाला तुरंत पीछे हट गया। अगर इसकी जगह मुख्य पात्र अर्जुन होता तो भले ही वह जीतू सर को भगा देता, पर जीतू सर फिर भी स्नेहा मैम का पीछा करते रहते और मामला और बिगड़ जाता। पर आर्यन के दांव ने एक ही बार में सब खत्म कर दिया। स्नेहा मैम कुछ देर तक सुन खड़ी रही, फिर होश में आई। जीतू सर काफी समय से उन्हें परेशान कर रहे थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि वे उनमें दिलचस्पी नहीं रखती, पर वे चिपके ही रहते थे। वे अक्सर छुट्टी के बाद उनका पीछा करते थे और आज तो इतने निडर हो गए कि ऑफिस तक आ पहुंचे। लेकिन आर्यन की धमकी के बाद शायद अब वे हिम्मत नहीं करेंगे। आर्यन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। स्नेहा मैम दिल से आभारी थी। कोई बात नहीं मैम, मैं एक मर्द हूँ और औरतों की रक्षा करना मेरा फर्ज है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। मर्द? तुम तो अभी बस एक छोटे से बच्चे हो। स्नेहा मैम ने अपना मुंह छिपाकर हंसते हुए कहा, जैसे कोई बड़ा अपने छोटे से बात करता है। मैं छोटा नहीं हूँ, मैं 18 साल का हो चुका हूँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा। आर्यन ने अपनी बाहें चढ़ाई। स्नेहा मैम ठिठक गई और अनजाने में आर्यन को गौर से देखने लगी। उनके सामने खड़ा लड़का वाकई बहुत हैंडसम था, खासकर उसकी आंखें। उसकी आंखों की गहराई में एक ऐसा अनुभव झलकता था जो 18 साल की उम्र का नहीं लगता था। बहुत ही आकर्षक। स्नेहा मैम काफी देर तक बिना पलक झपकाए आर्यन को देखती रहीं। फिर अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वे मर्यादा भूल रही हैं, तो उन्होंने जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं। वे एक टीचर थीं, अपने ही स्टूडेंट को ऐसे कैसे देख सकती थीं? स्नेहा मैम ने मन ही मन खुद को कोसा और अजीब स्थिति को संभालने के लिए नकली खांसी की। ठीक है, मैं तुम्हें बच्चा नहीं कहूंगी, तुम एक मर्द हो। खुश। हंसने के बाद स्नेहा मैम ने आर्यन को एक अजीब नजर से देखा। अभी तुमने जो जीतू सर से कहा उससे तो मैं भी डर गई थी।
आमतौर पर आर्यन उन्हें एक शरीफ छात्र लगता था। मैम, मैं तो बस एक छात्र हूँ, मैं किसी को पिटवाने जैसा बुरा काम कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बस उन्हें डरा रहा था। आर्यन बहुत मासूम बन गया। चलो अच्छा है, स्नेहा मैम ने तसल्ली में सिर हिलाया। वे अभी यही चाहती थी कि उनका छात्र आज्ञाकारी रहे। स्नेहा मैम, मैंने देखा कि जीतू सर जाते समय भी आपको लालची नजरों से देख रहे थे। वे पक्का हार नहीं मानेंगे और आपको परेशान करना जारी रखेंगे। शायद वे रात को आपके घर के रास्ते में मिलें। अगर वे गुस्से में हुए तो शायद वे। आर्यन ने उन्हें बातों में उलझाया। ये सुनकर स्नेहा मैम का चेहरा उतर गया। पहले भी जीतू सर कई बार उनके घर के रास्ते में उन्हें टोक चुके थे। उन्हें लगा कि आर्यन जो कह रहा है वह हो सकता है। मैम, आज एक्स्ट्रा क्लास के बाद मैं आपको घर छोड़ दूंगा। डरिए मत, आर्यन ने अपनी छाती ठोकते हुए कहा। अरे ये ठीक है। हालांकि एक छात्र का उन्हें घर छोड़ना थोड़ा अजीब था, पर स्नेहा मैम जीतू सर से ज्यादा डरी हुई थी। भले ही स्नेहा मैम छात्रों के सामने बहुत सख्त बनती थी और जरा सी बात पर मेज थपथपाती थी, पर असल में यह उनका एक दिखावा था ताकि वे अपनी हम उम्र के लड़कों को कंट्रोल में रख सकें। असल जिंदगी में वे एक कोमल और नाजुक लड़की ही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आर्यन आराम से क्लास में लौट आया। उसने किताब उठाई और कोई भी पन्ना खोलकर पढ़ने का नाटक करने लगा। पर चुपके से उसने सिस्टम स्टोर खोला। उसके पास 900 विलेन पॉइंट्स जमा हो चुके थे। अब लकी ड्रॉ का समय था। सिस्टम का पहिया घूमते देख वह थोड़ा नर्वस था। कुछ सेकंड बाद नतीजा सामने आया। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही। आपने मास्टर लेवल कैलीग्राफी और पेंटिंग कॉपी स्किल हासिल की है, जिसकी कीमत 1000 पॉइंट्स है। क्या आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? कैलीग्राफी और पेंटिंग कॉपी स्किल। आर्यन थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसने हाँ कह दिया। अगले ही पल उसे अपने शरीर में एक ऊर्जा महसूस हुई। उसके दिमाग में नई चीजें आ गईं और उसके हाथों में मसल मेमोरी बन गई। अब वह किसी की भी हैंडराइटिंग या पेंटिंग को 99% सटीकता के साथ कॉपी कर सकता था। शुरू में उसे लगा कि यह बेकार है, क्या वह नकली पेंटिंग बेचकर पैसे कमाएगा। उसके पास तो पहले से ही बहुत पैसा था, पर फिर उसे समझ आया ये हुनर किसी की हैंडराइटिंग कॉपी करने के काम आएगा। अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो यह चमत्कार कर सकता था। उसने अपने आंकड़े देखे। होस्ट आर्यन राठौड़, कॉम्बैट स्ट्रेंथ 89, चार्म 268, विलेन ऑरा 179, विलेन पॉइंट्स 400, कौशल मास्टर लेवल कैलीग्राफी और पेंटिंग कॉपी, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अर्जुन को 40,000 रुपये का इनाम मिल चुका था और उसने गोलू के 1,000 रुपये लौटा दिए थे। उनके बीच की कड़वाहट थोड़ी कम हुई थी। मोटे, पहले के लिए सॉरी, अब तू मुझसे नाराज तो नहीं है ना? अर्जुन ने फुसफुसाते हुए गोलू से पूछा। गोलू ने उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। आज बहस के दौरान अर्जुन ने उसे धक्का दिया था और उसका कंधा दीवार से जा लगा था, जो अभी दर्द कर रहा था। गोलू जानता था कि अर्जुन एक बेरहम लड़का है। अगर सच में लड़ाई हुई तो वह अर्जुन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अर्जुन को गोलू का रवैया देख गुस्सा आया। मैंने माफी मांग ली, फिर भी तू एक लड़की की वजह से अपने भाई से मुंह फुलाए बैठा है। रहने दे, इस बेवकूफ से कौन बात करे। अर्जुन ने दूर बैठी ईशानी की पीठ को देखा। स्कूल क्रश तो स्कूल क्रश ही है, उसकी पीठ भी कितनी सुंदर है। अर्जुन के मन में खलबली मचने लगी। वह ईशानी के पास जाना चाहता था, इसलिए उसने काव्या से सीट बदलने का सोचा। उसने गोलू से कहा, चिंता मत कर, मैं काव्या से सीट बदल लेता हूँ और उसे तेरी बगल में भेज देता हूँ। मैं तेरे लिए मौका बनाऊंगा। गोलू ये सुनकर खुश हो गया। वह काव्या को पैसे देना चाहता था पर बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। पर अर्जुन का असली मकसद ईशानी के बगल में बैठना था, न कि गोलू की मदद करना। अर्जुन कुछ टेस्ट पेपर लेकर काव्या के पास गया। काव्या, क्या हम सीट बदल सकते हैं? मुझे ईशानी से कुछ सवाल पूछने हैं। काव्या पढ़ाई में डूबी थी। अर्जुन के अचानक आने से वह चिढ़ गई। ऊपर से गोलू का नाम सुनकर वह और भी ज्यादा चिढ़ गई क्योंकि वह गोलू से बहुत परेशान थी। मैं नहीं बदल रही, काव्या ने गुस्से में कहा। मुझे बहुत कुछ समझना है, पढ़ाई बड़ी चीज है, हम क्लासमेट्स हैं, थोड़ी मदद करने में क्या हर्ज है? अर्जुन ने चिढ़कर कहा। मुझ पर दबाव मत डालो, यह मेरी सीट है, मेरी मर्जी है बदलूं या न बदलूं। जाओ यहाँ से, काव्या ने पलटकर जवाब दिया। अर्जुन गुस्से में था पर ईशानी और गोलू के सामने कुछ कह नहीं पाया। वह वापस अपनी सीट पर आ गया। गोलू बेचारा फिर निराश हो गया। तभी आर्यन अपनी सीट से उठा। काव्या, क्या हम सीट बदल सकते हैं? ये सुनकर काव्या की आंखों में शिकायत तो थी पर दिल में प्यार। वह चुपचाप खड़ी हो गई और अपनी सीट आर्यन को दे दी। जब वे एक दूसरे के पास से गुजरे, आर्यन ने चुपके से काव्या का हाथ दबाकर उसे दिलासा दिया। काव्या को ऐसा लगा जैसे उसने शहद चख लिया हो। उसका मूड तुरंत ठीक हो गया। आर्यन ने ईशानी के साथ पढ़ाई की बात की, फिर कहा, आज क्लास में टीचर ने तुम्हारे निबंध कॉम्पोजिशन की बहुत तारीफ की। निबंध मेरा कमजोर पक्ष है, क्या मैं उसे पढ़ सकता हूँ? ईशानी मुस्कुराई और उसने अपनी कॉपी आर्यन को दे दी। कल सुबह लौटा देना, उसने कहा। आर्यन के प्लान का यह पहला कदम था, ईशानी की हैंडराइटिंग हासिल करना। दूसरी तरफ अर्जुन का मूड खराब था। ये काव्या, मैंने कहा तो मना कर दिया, आर्यन ने कहा तो बिना कुछ बोले चली गई। कितनी दोमुही है, किसे गाली दे रहा है? गोलू चिल्लाया और अर्जुन को घूरने लगा। पूरी क्लास का ध्यान उनकी तरफ गया। अर्जुन सुन रह गया। वह बहुत परेशान था। उसे समझ आ गया कि जब तक आर्यन है वह ईशानी के करीब नहीं जा पाएगा। तो उसने अपना ध्यान स्नेहा मैम की तरफ मोड़ा। ईशानी जैसी जवान लड़की के मुकाबले स्नेहा मैम जैसी परिपक्व मैच्योर महिला उसे ज्यादा आकर्षित कर रही थी। मैम का घर मेरे रास्ते में ही पड़ता है। अर्जुन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे पढ़ाई की चिंता नहीं थी, उसके पास एक्स रिवीजन था, वह परीक्षा में कहीं से भी कॉपी कर सकता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शाम की क्लास के बाद अर्जुन ने अपना सामान धीरे पैक किया और नजर रखी कि स्नेहा मैम ऑफिस से कब निकलती हैं। जैसे ही वे निकली, अर्जुन भी अपनी पुरानी साइकिल लेकर बाहर आ गया। उसने समय का हिसाब लगाया और गेट पर मैम से मिला। अरे मैम, क्या इत्तेफाक है? अर्जुन ने साइकिल रोकी। अरे अर्जुन, क्लास तो कब की खत्म हो गई, सब चले गए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्नेहा मैम मुस्कुराई। मेरे ग्रेड्स कम हैं, इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं थोड़ी देर और पढ़ रहा था। अर्जुन ने शरीफ छात्र बनने का नाटक किया। तुम्हारी पढ़ाई में सुधार हो रहा है, बस मेहनत जारी रखो, मैम ने हौसला बढ़ाया। शुक्रिया मैम, आप पैदल जा रही हैं, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। स्नेहा मैम का घर पास ही था और वे अक्सर पैदल जाती थीं। अर्जुन ने ये पहले ही देख लिया था। मैम, रात के 10 बज रहे हैं, आप इतनी सुंदर हैं, अकेले जाना ठीक नहीं, चलिए मैं छोड़ देता हूँ, रास्ता भी एक ही है। अर्जुन ने उत्साह में साइकिल की पीछे वाली सीट साफ की। आ जाए। तभी एक रेंज रोवर बगल में आकर रुकी। दरवाजा खुला और आर्यन बाहर निकला। एपिसोड 9। स्नेहा मैम, आखिरकार आप बाहर आ ही गईं। मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रहा था, चलिए चलते हैं, आर्यन ने कहा। मैम, आप दोनों? अर्जुन थोड़ा उलझन में था। आर्यन ने मुझसे कहा था कि आज वह मुझे घर छोड़ देगा। आई एम सॉरी अर्जुन। स्नेहा मैम थोड़ा झेप गईं। असल में वह क्लास खत्म होने के तुरंत बाद निकल सकती थी, लेकिन उन्होंने इतनी देर इसलिए लगाई ताकि किसी को शक न हो। आखिरकार अगर दूसरे छात्र आर्यन को उन्हें घर छोड़ते हुए देखते तो यह अच्छा नहीं होता। तुमने बहुत देर तक इंतजार किया है ना? स्नेहा मैम ने आर्यन से माफी मांगते हुए कहा। बस 20 मिनट ही हुए हैं, कोई बात नहीं। आर्यन ने लापरवाही से कंधे उचकाए। खाली बैठे रहना तो बहुत बोरिंग होता, लेकिन आर्यन अभी खाली नहीं बैठा था। इंतजार करते हुए उसने काव्या को घर छोड़ा और एक केयरिंग पार्टनर होने का नाटक किया। आखिरकार काव्या की मौजूदा हालत में उसके लिए साइकिल चलाना वाकई मुश्किल था। भले ही आर्यन की नजर में काव्या सिर्फ एक गुप्त प्रेमिका या एक मोहरा थी, फिर भी वह उसका ख्याल रख रहा था। आखिरकार उसके पास अभी करने को कुछ था भी नहीं, और रास्ते में आर्यन के हाथ भी खाली नहीं बैठे थे। उसने अपनी प्यास बुझाई। मैम प्लीज। आर्यन ने एक जेंटलमैन की तरह स्नेहा मैम के लिए कार का दरवाजा खोला। इस गाड़ी में स्नेहा मैम सन रह गईं। भले ही उन्हें कारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, फिर भी वह रेंज रोवर के बारे में जानती थी। सच तो यह है कि स्नेहा मैम पहले कभी मर्सिडीज या BMW में भी नहीं बैठी थी, रेंज रोवर तो दूर की बात थी। इससे वह काफी खोई खोई सी हो गई। हाँ, मैं इसी गाड़ी से स्कूल आता जाता हूँ, अगर आपको इसमें बोरियत लगे तो क्या मैं आपको पैदल छोड़ दूँ?
आर्यन ने मजाक किया, अगर वे पैदल चलते तो उन्हें साथ में ज्यादा समय बिताने का मौका मिलता। वह और भी बेहतर होता। नहीं, कार ही ठीक है। स्नेहा मैम ने तुरंत मना कर दिया। जब बैठने के लिए कार मौजूद थी तो पैदल क्यों चलना। इसके अलावा वह भी अनुभव करना चाहती थी कि रेंज रोवर में बैठने का एहसास कैसा होता है। स्नेहा मैम कार में बैठ गईं। आर्यन ने अर्जुन की ओर, जहां से मैम देख न सके, अंगूठा दिखाया और फिर उसे 180 डिग्री घुमा दिया, यानी ठेंगा दिखाया। बहुत जल्द रेंज रोवर अर्जुन की ईर्ष्या और नफरत भरी निगाहों के बीच वहां से निकल गई। तो क्या हुआ अगर तुम अमीर हो? आज नहीं तो कल मैं तुम्हारे राठौड़ परिवार से भी ज्यादा अमीर बनूंगा। फिर मैं तुम्हें बेरहमी से अपने पैरों तले कुचल दूंगा, आर्यन राठौड़। तुम्हें मसल दूंगा। अर्जुन अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। उसने साइकिल को आर्यन समझकर पागलों की तरह लाते मारी और दहाड़ने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डिंग। होस्ट ने मुख्य पात्र अर्जुन को करारा झटका दिया, जिससे उसने अपना आपा खो दिया। होस्ट को 300 विलेन पॉइंट्स मिले। अर्जुन का प्रोटैगोनिस्ट ऑरा -20 और होस्ट का विलेन ऑरा जोड़ 2 शून्य। रेंज रोवर में बैठे आर्यन को सिस्टम का मैसेज मिला, तुम मुख्य पात्र हो और इतनी जल्दी दिमाग खराब हो गया। आर्यन थोड़ा हैरान था, पर सोचने पर उसे लगा कि यह सामान्य है। आखिरकार अर्जुन सिर्फ 18 साल का था। वह जवान था, गुस्सैल था और उसे लड़ना पसंद था। उसकी मानसिकता कितनी अच्छी हो सकती थी। आर्यन ने उसे बार बार लड़कियों के करीब जाने से रोका था। अगर अर्जुन अपना आपा नहीं खोता तो हैरानी होती। स्नेहा मैम ने स्कूल के पास ही एक छोटा सा घर किराए पर लिया था। जल्द ही गाड़ी वहां पहुंच गई। स्नेहा मैम कार से उतरी। आर्यन, शुक्रिया, मैं अब चलती हूँ। मैम, अब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ, तो क्या आप मुझे एक कप चाय भी नहीं पिलाएंगी? आ जाओ मेरे साथ। स्नेहा मैम आर्यन को ऊपर ले गईं। दरवाजा खुलते ही एक हल्की सी खुशबू आई। कमरा बहुत बड़ा नहीं था, पर जरूरत की हर चीज वहां थी। सजावट साधारण थी, पर कमरा साफ सुथरा और व्यवस्थित था। साफ था कि यहाँ रहने वाला इंसान सलीकेदार है। छोटी सी बालकनी पर कुछ महिलाओं के कपड़े टंगे थे। आर्यन की नजर उन पर पड़ी, जिससे स्नेहा मैम थोड़ा असहज हो गईं। लेकिन मैम की राहत के लिए आर्यन ने तुरंत अपनी नजरें फेर लीं। किसी महिला के निजी कपड़ों को घूरना सिर्फ ठरकी नायकों का काम होता है। आर्यन अमीर और हैंडसम था, वह इतना नीच नहीं बन सकता था। स्नेहा मैम मुनी और पानी लाने के लिए वाटर डिस्पेंसर की ओर गईं। आर्यन स्नेहा मैम की पीठ को देखते हुए गहरी सोच में था। स्नेहा मैम का मुख्य नायिकाओं में से एक होना अब तय था। क्या उसे मौके का फायदा उठाकर जबरदस्ती करनी चाहिए? एक विलेन के तौर पर उसे विलेन वाली सोच रखनी चाहिए। अगर वह शॉर्टकट ले सकता है तो नायिकाओं का दिल जीतने की मेहनत क्यों करे? सिस्टम, क्या नायिकाओं के साथ जबरदस्ती करना संभव है? इस बुरे विचार के बाद आर्यन ने इसे तुरंत अंजाम नहीं दिया, बल्कि सुरक्षा के लिए सिस्टम से पूछा। होस्ट को जवाब देते हुए, इस तरह की घटिया विलेन हरकत चाहे सफल हो या न हो, आपके विलेन ऑरा को 100 पॉइंट्स कम कर देगी। साथ ही होस्ट की वर्तमान कॉम्बैट स्ट्रेंथ औसत से कम है, इसलिए सफलता की दर बहुत कम है। सलाह दी जाती है कि होस्ट ऐसा न करें। ऐसी बात है तो रहने दो। आर्यन ने तुरंत वह विचार दिमाग से निकाल दिया। उसके विलेन ऑरा पॉइंट्स बड़ी मुश्किल से बढ़े थे। तभी कमरे का बल्ब टिमटिमाकर बुझ गया। हवा में कुछ जलने की हल्की सी गंध आई। स्नेहा मैम डर के मारे आग चिल्लाईं और अनजाने में आर्यन की आस्तीन पकड़ ली। लगता है बल्ब फ्यूज हो गया, आर्यन ने कहा। शायद, कल देखते हैं क्या हुआ है। स्नेहा मैम बोली। मैम, लगता है आपको अंधेरे से डर लगता है। क्या आप वाकई कल तक इंतजार करना चाहती हैं? आर्यन को हंसी आ गई, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि एक जोड़ी हाथ उसकी बाजू को कसकर पकड़े हुए हैं। स्नेहा मैम को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने तुरंत हाथ छोड़ दिया और बहादुर बनने का नाटक किया। मुझे अंधेरे से डर क्यों लगेगा? क्या आपके पास कोई फालतू बल्ब है? आर्यन ने उनकी पोल नहीं खोली और सीधे पूछा। नहीं, तो एक मिनट रुकिए। आर्यन ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और बल्ब का मॉडल चेक किया। फिर उसने नीचे ड्राइवर को फोन किया। करीब 10 मिनट बाद ड्राइवर बल्ब ले आया। आर्यन ने ड्राइवर को वापस नीचे जाने को कहा। क्या ड्राइवर बल्ब बदल सकता था? बेशक, लेकिन आर्यन खुद करना चाहता था। कुछ ही देर में कमरा फिर से रोशनी से भर गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसे रईस घर के शहजादे को बल्ब बदलना भी आता होगा। स्नेहा मैम बहुत हैरान थी। उन्हें लगा जैसे वह आर्यन को नए सिरे से जान रही हैं। डिंग। मुख्य नायिका स्नेहा मैम की होस्ट के प्रति धारणा बदली। अनुकूलता जोड़ 10, वर्तमान अनुकूलता 30, बहुत दोस्ताना। डिंग। होस्ट ने मूल कहानी को बदल दिया। 200 विलेन पॉइंट्स प्राप्त हुए। सिस्टम का मैसेज मिलने के बाद आर्यन शांत रहा और बोला, मैम, आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? क्या आपको लगता है कि मैं सिर्फ एक बिगड़ल रईस लड़का हूँ? आर्यन, गलत मत समझना, मेरा वह मतलब नहीं था। स्नेहा मैम ने सफाई दी। वैसे हम स्कूल में नहीं हैं। मुझे मैम मत कहो, थोड़ा अजीब लगता है। बस मेरा नाम ले लो। यह ठीक है स्नेहा। आर्यन ने विरोध नहीं किया। हकीकत में टीचर वाली पहचान हटा दें तो वे लगभग एक ही उम्र के थे। उनके बीच सिर्फ 6 साल का अंतर था। बिल्कुल, तो अब से मैं आपको स्नेहा मैम नहीं बल्कि स्नेहा दीदी कहूंगा। बस तय रहा, आप आज से मेरी बड़ी बहन हो। आर्यन ने आंख मारी। अक्सर उपन्यासों में नायक और उम्र में बड़ी नायिका का रिश्ता दीदी मानने के बाद ही आगे बढ़ता है। आर्यन ने भी वही तरीका अपनाया, पर सच तो यह था कि आर्यन को थोड़ा बुरा लग रहा था। पिछले जन्म को जोड़ें तो उसकी असली उम्र 30 साल थी। अपने से 6 साल छोटी लड़की को दीदी कहना, उसे लगा उसका नुकसान हो गया। पर स्नेहा मैम के करीब जाने के लिए उसके पास कोई और चारा नहीं था। जब वह स्नेहा मैम का दिल जीत लेगा तब उनसे कहेगा कि वे उसे भैया कहें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नहीं नहीं, अगर तुम मुझे ऐसे बुलाओगे तो टीचर के तौर पर मेरी इज्जत का क्या होगा? स्नेहा मैम ने सिर हिलाया। बेशक, लोगों के सामने मैं आपको मैम ही कहूंगा। मैं सिर्फ अकेले में दीदी कहूंगा। क्या इतना भी नहीं कर सकता? आर्यन ने दुखी होने का नाटक किया। फिर ठीक है। स्नेहा मैम ने थोड़ा सोचा और मान गईं। भविष्य में आर्यन उन्हें घर छोड़ने वाला था तो दीदी वाला रिश्ता उन्हें ज्यादा सहज महसूस कराएगा। डिंग। होस्ट का मुख्य नायिका स्नेहा मैम के साथ एक सामाजिक रिश्ता कायम हुआ, जिससे मूल कहानी प्रभावित हुई। 200 विलेन पॉइंट्स मिले। अर्जुन का प्रोटैगोनिस्ट ऑरा -10, होस्ट विलेन ऑरा जोड़ 1 शून्य। इनाम भी मिल गया। आर्यन और भी खुश था। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद आर्यन ने विदा ली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वापस राठौड़ हवेली में आर्यन ने डाइनिंग रूम में अपने पिता विक्रमादित्य राठौड़ को देखा। उनका चेहरा थोड़ा बहुत आर्यन से मिलता था, पर वे काफी मोटे हो चुके थे। मेरे प्यारे बेटे, आ गए तुम। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। विक्रमादित्य सोफे से उछले और आर्यन को गले लगा लिया। आर्यन के मुंह से पापा शब्द नहीं निकल पाया। उसने बस एक मुस्कान दी। क्या तुम कल होटल गए थे? पिता ने गंभीर चेहरा बनाकर पूछा। न तेरी, ड्राइवर ने चुगली कर दी। आर्यन ने मन ही मन सोचा, उसे दोष मत दो, मैंने ही उसे पूछने पर मजबूर किया था। पिता ने हाथ हिलाया। हाँ, मैं कल एक लड़की के साथ होटल गया था। अब आप क्या करना चाहते हैं? आर्यन आर पार की लड़ाई के लिए तैयार था। बिना लड़े मार खाना विलेन की फितरत नहीं थी। लेकिन आर्यन की हैरानी का ठिकाना न रहा जब उसके पिता के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने आर्यन का कंधा थपथपाया और बोले, शानदार बेटे, बहुत अच्छे। आर्यन सन रह गया। पिता बोले, जब मैं 18 साल का था तब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ प्रेग्नेंट थी। तुम 18 के हो गए हो और तुम्हारा कभी कोई चक्कर नहीं चला। मुझे लगा तुम में ही कोई खराबी है। मैं और तुम्हारी माँ तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाने की सोच रहे थे, पर अब लगता है उसकी जरूरत नहीं। पिता ने एक कार्ड निकाला और आर्यन के हाथ में थमा दिया। यह उस होटल का ब्लैक गोल्ड वीआईपी कार्ड है। इसे अपने पास रखो। आगे से जब भी लड़की को लेकर जाओ, कमरा बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, गर्लफ्रेंड रखने में खर्चा होता है। कल तुम्हारे खाते में 50 लाख भिजवा दूंगा। खत्म हो जाए तो बता देना। कार्ड को हाथ में लेकर आर्यन के चेहरे पर अजीब भाव थे। वाकई विलेन का परिवार आम परिवारों जैसा नहीं होता। बेटा कुछ गलत करे तो माता पिता डांटने के बजाय उसकी तारीफ करते हैं और उसे और बिगाड़ने का माहौल तैयार करते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाथ मुंह धोकर आर्यन अपने कमरे में गया। आधी रात होने वाली थी, पर वह सोया नहीं। उसने ईशानी की वह कॉपी निकाली जो उसने उधार ली थी और उसकी हैंडराइटिंग को गौर से देखने लगा।
जल्द ही वह उसकी हूबहू नकल करने में माहिर हो गया। अब खुद ईशानी के लिए भी अपनी और आर्यन की लिखी हैंडराइटिंग में फर्क करना मुश्किल होता। फिर आर्यन ने अपना फोन निकाला। काव्या के कई मैसेज आए हुए थे। जानू क्या कर रहे हो? घर पहुंच गए? जानू मैं नहा चुकी हूं पर नींद नहीं आ रही। दिमाग में सिर्फ तुम हो। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या मेरे मैसेज से तुम डिस्टर्ब हुए? जानू आई एम सॉरी, अब डिस्टर्ब नहीं करूंगी। रोने वाला इमोजी। इन मैसेज में जबरदस्त चाटुकारिता झलक रही थी। आर्यन को थोड़ा ताज्जुब हुआ। काव्या स्कूल की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी, पर आर्यन के सामने वह बिल्कुल बिछी जा रही थी। कल मेरे लिए एक काम करना, आर्यन ने मैसेज किया। जानू बस हुक्म दो, मैं कर दूंगी। काव्या का तुरंत जवाब आया। कल सुबह की पहली क्लास के दौरान तुम। आर्यन ने अपना अगला दांव टाइप करना शुरू किया। एपिसोड 10। काव्या के साथ अपनी चेक खत्म करने के बाद आर्यन ने सिस्टम से बात की। उसके विलेन पॉइंट्स 1100 तक पहुंच चुके थे, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। सिस्टम स्टोर में चीजें कम से कम 1000 पॉइंट से शुरू होती थीं। भारी उम्मीदों के साथ आर्यन ने सिस्टम से वे चीजें दिखाने को कहा जिन्हें वह बदल सकता था। उसके सामने एक इंटरफेस खुल गया जहां चीजों की जानकारी और कीमत वैसे ही दी गई थी जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते समय होती है। 1100 विलेन पॉइंट्स के साथ वह कुछ ही चीजें ले सकता था, इसलिए केवल 10-12 आइटम ही स्क्रीन पर दिखे। मास्टर लेवल पेंटिंग कॉपीज के लिए 1000 विलेन पॉइंट्स, मास्टर लेवल कुकिंग के लिए 1000 विलेन पॉइंट्स, बेस्ट एक्टर लेवल एक्टिंग के लिए 1000 विलेन पॉइंट्स, मास्टर लेवल विंग चुन मार्शल आर्ट्स 1000 विलेन पॉइंट्स, मास्टर लेवल फेस रिटेनिंग पर जवान रहने की गोली 1100 विलेन पॉइंट्स प्रभाव 30 साल तक। आर्यन थोड़ा हिचकिचाया। एक काबिल विलेन को अक्सर झूठ बोलना पड़ता है, तो एक्टिंग स्किल उसके लिए बहुत जरूरी थी। वहीं उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ लड़ने की ताकत औसत से भी कम थी, जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। विंग चुन मार्शल आर्ट्स से काफी बढ़ा सकती थी, और फेस रिटेनिंग भी बहुत आकर्षक थी। सोचिए, जब आप 48 साल के होंगे और आपके दोस्त मोटे और बूढ़े दिख रहे होंगे, तब भी आप 18 साल के शहजादे दिखेंगे। आर्यन ने कुछ सेकंड सोचा और आखिरकार तारांकन मास्टर लेवल विंग चुन तारांकन को चुना। वह लोग पढ़ाई और पैसे में अर्जुन से बहुत आगे था, सिर्फ ताकत में पीछे था। पहले ताकत बढ़ाना जरूरी था। जैसे ही उसने स्किल सीखी, उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया है। उसने मुट्ठियां भींची और विंग चुन के कुछ मूव्स किए, उसे अपनी ताकत का अंत महसूस नहीं हो रहा था। अगर आधी रात का समय न होता तो वह शायद चिल्ला पड़ता, मैं तुम 10 को अकेला पीट सकता हूं। उसने अपना स्टेटस चेक किया। होस्ट आर्यन राठौड़, कॉम्बैट स्ट्रेंथ 289, चार्म 268, विलेन ऑरा 209, विलेन पॉइंट 100। अंत में उसकी प्रोफाइल में कोई कमी नहीं बची थी। वह एक असली मिस्टर परफेक्ट बन चुका था। उसकी ताकत 89 से बढ़कर 289 हो गई थी। अर्जुन की ताकत केवल 155 थी। अब ताकत के मामले में भी आर्यन ने उसे कुचल दिया था। योजक चिन्ह। अगला दिन दोपहर के खाली समय में छात्र बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में जुटे थे। अर्जुन ने कुछ सवाल ढूंढे और ईशानी के पास पूछने गया। काव्या उसके लिए सीट नहीं छोड़ रही थी, इसलिए उसने अपनी स्टूल उठाई और सीधे ईशानी की डेस्क के बगल में रख दी। ईशानी अर्जुन को पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसकी इस हरकत से वह थोड़ी चिढ़ गई। आजकल सबका समय कीमती था, जवाब देना उसकी मर्जी थी, जिम्मेदारी नहीं। ऊपर से अर्जुन जो सवाल पूछ रहा था वे बहुत आसान थे। फिर भी अपनी दयालुता के कारण वह उसे समझाने ही वाली थी। लेकिन इससे पहले कि ईशानी कुछ बोलती, आर्यन वहां पहुंच गया। आर्यन और काव्या ने सीट बदल ली थी, जिससे आर्यन ईशानी का पड़ोसी बन गया था। वह हाथ में टेस्ट पेपर लेकर ईशानी से चर्चा करने लगा। अर्जुन मन ही मन जल भुन गया। यह आर्यन जानबूझकर उसके रास्ते में आ रहा था। रात को मिलना, मुझे ऐसा मारूंगा कि तेरा खानदान तुझे पहचान नहीं पाएगा। अर्जुन ने मन ही मन कोसा, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने बस इतना कहा, प्लीज मैं पहले आया था। अरे ऐसा है क्या? मेरा बस एक ही सवाल है। ईशानी से पूछ लूं, फिर तुम पूछते रहना, आर्यन ने कहा। मेरा भी बस एक ही सवाल है, अर्जुन ने पलट कर कहा। कौन सा? ये वाला। अर्जुन ने पेपर की ओर इशारा किया। ये तो बहुत आसान है, लाओ मैं समझा देता हूँ। आर्यन ने पेपर लिया और बड़े धैर्य से सवाल समझाने लगा। अर्जुन गुस्से में इतना भरा था कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। 3 मिनट बाद आर्यन ने पूछा, समझ आया? मैं वो उद्धरण चिन्ह। अरे ऐसा मत कहो कि तुम्हें समझ नहीं आया, ये बहुत सरल सवाल है। मैंने विस्तार से समझाया है, पर कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देता हूँ। आर्यन बहुत दयालु बन रहा था, लेकिन अर्जुन के पास न तो सब्र था और न ही अब वह अपनी बेइज्जती कराना चाहता था। आर्यन कह रहा था कि सवाल आसान है और उसे समझ नहीं आ रहा था। मैम के सामने वह बेवकूफ नहीं दिखना चाहता था। आर्यन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अर्जुन ने दांत पीसकर कहा। कोई बात नहीं, आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अर्जुन गुस्से में अपनी स्टूल उठाकर वापस अपनी सीट पर चला गया। डिंग, होस्ट ने मुख्य पात्र अर्जुन को ईशानी के करीब जाने से रोका। 100 विलेन पॉइंट्स मिले। योजक चिन्ह। ईशानी ने अर्जुन को जाते देखा तो राहत की सांस ली। फिर उसने मुस्कुराकर आर्यन की ओर देखा। तुम्हें मुझसे क्या पूछना था? सच कहूं तो मुझे कुछ नहीं पूछना था, आर्यन मुस्कुराया। ईशानी हैरान रह गई। पूरी क्लास में और भी होनहार बच्चे हैं, पर अर्जुन हमेशा तुम्हारे ही पास क्यों आता है? आर्यन ने पूछा। यह मुझे क्या पता? ईशानी ने सिर हिलाया। उसे अंदाजा था, पर वह बोलने में शर्मा रही थी। आर्यन ने सीधे मुद्दे की बात की। अर्जुन को सवाल नहीं पूछना था, वह बस तुम्हारे करीब आना चाहता था। तुम ज्यादा दयालु मत बनो, मना करना सीखो। अपना कीमती समय दूसरों के लिए बर्बाद मत करो। ईशानी ने सिर हिलाया। वह आर्यन की बात से सहमत थी। उसने ठान लिया कि अब वह अर्जुन को मना कर देगी। क्या तुम मुझे सिर्फ यही बताने आए थे? ईशानी ने आर्यन की आंखों में झांकते हुए पूछा। क्या वह उसकी फिक्र कर रहा था? ये कैसी नजरों से देख रही हो? मैं अक्सर पढ़ाई की बात करने आता हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग है। मैं स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का हूँ, कितनी लड़कियां मुझे खत लिखती हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम सुंदर हो इसलिए मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगा? मैंने पहले ही कहा था, मैं अपनी क्लास की लड़की को डेट नहीं करता। आर्यन ने बेरहमी से ईशानी पर हमला किया। वह उसे पसंद करता था, पर वह ये जाहिर नहीं होने देना चाहता था, वरना ईशानी उससे दूरी बना लेती। उसे प्लेइंग हार्ड टू गेट भावखाना वाला कार्ड खेलना था। तुम इतने कड़वे कैसे हो सकते हो? छोड़ो, मैं अपना काम कर रही हूँ, तुमसे बात ही नहीं करनी। ईशानी ने अपना चेहरा घुमा लिया और उसे इग्नोर करने लगी। डिंग, मुख्य नायिका ईशानी की अनुकूलता जोड़ 10, वर्तमान अनुकूलता 30, बहुत दोस्ताना। ये कैसे मुमकिन है? आर्यन सन रह गया। मैंने उसे फ्लर्ट नहीं किया, बल्कि उसे झिड़क दिया, फिर भी उसका चार्म बढ़ गया। लगता है ये लड़की जितना भाव खाने वाले लड़कों को पसंद करती है, उतनी ही आकर्षित होती है। आर्यन को ईशानी का दिल जीतने की चाबी मिल गई थी। दूसरी ओर अर्जुन उन्हें देख रहा था। ईशानी गुस्से में लग रही है। इसका मतलब आर्यन ने जरूर कुछ गंदा कहा होगा। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींची। उसे लगा आर्यन को पीटना बहुत आसान है, वह बस एक रईस का बेटा है जिसमें जान नहीं है। पर उसने खुद को रोका क्योंकि आर्यन का परिवार बहुत शक्तिशाली था। शाम को क्लास के बाद अर्जुन को अपनी डेस्क में एक नोट मिला। अर्जुन, मैं तुमसे दूरी नहीं बनाना चाहती थी, मुझे मजबूर किया गया था। तुम्हें दुखी देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं ये सब एग्जाम्स के बाद बताना चाहती थी, पर अब और नहीं देख सकती। शाम की एक्स्ट्रा क्लास के बाद मैं गर्ल्स हॉस्टल में तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। याद रहे, आर्यन को पता न चले। नोट पर कोई नाम नहीं था, पर लिखावट बहुत सुंदर थी। ये पक्का ईशानी ने लिखा है। अर्जुन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा ईशानी उसे पसंद करती है, पर आर्यन के डर से छिपकर मिलना चाहती है। उसने नोट के टुकड़े किए और उन्हें चबाकर निकल गया। वह सबूत मिटाना चाहता था ताकि आर्यन के चेलों को पता न चले। हालांकि वह थोड़ा उलझन में था कि ईशानी, जो घर से आती जाती है, उसने गर्ल्स हॉस्टल में मिलने को क्यों कहा। पर वह ईशानी से पूछने की हिम्मत नहीं कर सका क्योंकि आर्यन की नजरें सब तरफ थीं।
उसी समय क्लास के दूसरे कोने में आउच, काव्या ने दर्द से अपना पेट पकड़ लिया। काव्या, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? ईशानी ने चिंता से पूछा। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं, वो लड़कियों वाली प्रॉब्लम है, बस थोड़ा आराम चाहिए। तो मैं स्नेहा मैम से कहकर तुम्हें घर भिजवा दूँ? नहीं, बहुत शर्म आएगी। मैं गर्ल्स हॉस्टल के एक कमरे में थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, आधे घंटे में ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, मैं लक्ष्मी हॉस्टल वाली लड़की से चाबी मांग लेती हूँ। धीरे बोलो, किसी को पता न चले, वरना मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। ईशानी ने लक्ष्मी से चाबी ली और चुपके से काव्या को थमा दी।